फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। 3 छोटे बच्चे पागल हो गए और सु एर्गो के साथ वापस नहीं आए। सु एर्गो ने अपने बच्चों को पकड़ने का तरीका सक्रिय किया और 3 छोटे बच्चे भाग गए। सु एर्गो के केवल 2 हाथ थे। दाहू और एरहू को पकड़ने के बाद शियाहू वहां से खिसक गया। जियोहू को पकड़ने के बाद दाहू भाग गया। दाहू को अपनी बांह के नीचे पकड़ने के बाद एरहू ने अपनी जीभ बाहर निकाली और भाग निकला। सु एर्गो घबरा गया। ग्रामीण, जिन्होंने अभी अभी सु चेंग और उसके दामाद का अपमान देखा था, वे इतने भाग्यशाली थे कि उन्होंने सु परिवार के सबसे छोटे बदमाश को 3 छोटे बच्चों द्वारा खेलते हुए देखा। अय्यो, हा हा हा, हंसते हंसते गांव वालों का पेट दुखने लगा। सु एर्गो, जो हमेशा अपने पिता के पीछे पीछे घूमता रहता था, ऐसी दयनीय स्थिति में कब आया था? कितना मूर्ख! हा 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 हा। सु जियाओक्सियाओ को सु एर्गो और 3 छोटे बच्चों के बीच हुए हंगामे के बारे में पता नहीं था। वेई टिंग ने उसे सूची पढ़कर सुनाने के बाद अचानक अपना आपा खो दिया और ठंडे चेहरे के साथ घर लौट आया। मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया है। सु जियाओक्सियाओ ने अपने होंठ मोड़े और फुसफुसाया। वह सब्जी धोने के लिए रसोई में चली गई। वहां ज्यादा लकड़ी नहीं थी, इसलिए उसने कुछ जलाओ लकड़ी लेने के लिए पीछे के पहाड़ पर जाने का फैसला किया। सुबह आसमान में अंधेरा था, इसलिए वह आमतौर पर मुख्य सड़क से जाती थी। अब जब पर्याप्त रोशनी हो गई, तो उसने रसोई के पीछे छोटा रास्ता अपनाने और पहाड़ के चारों ओर जाने का फैसला किया। सु जिन्यांग पहले ही घर लौट आई थी और पिछवाड़े में बैठकर सब्जियां चुन रही थी। रसोई से उसकी माँ, मैडम फैंग, दूसरी चाची और मैडम झो की आवाजें सुनी जा सकती थी। मैडम झो ओल्ड सु के बगल में रहती थी। अगर और कुछ न होता तो वे मिलने आ जाते। सिस्टर फैंग, जिन्यांग किस परिवार में शादी करने की योजना बना रही है? क्या आपने फैसला कर लिया है? यह मैडम झो की आवाज थी। मैडम फैंग ने कहा, अभी नहीं। मैडम झो ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह अभी तक तय क्यों नहीं किया गया? जिनयांग पहले से ही 16 साल का है। ग्रामीण इलाकों में कई लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हो जाती थी। ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो 16 वर्ष की आयु में भी अनिर्णित थे। दूसरी आंटी यांग ने कहा, कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिन्यांग को कोई अच्छा साथी नहीं मिल सकता। लड़की चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, बड़ी होने पर उसके लिए शादी करना मुश्किल होगा। झो ने कहा, अंधे मत बनो और जिन्यांग को देरी मत करो। मैडम फैंग मुस्कुराई। मैडम झो ने गपशप की, बहुत सारे प्रेमी हैं, ठीक है। मैं हर दिन आपके घर में मैचमेकर्स को आते देखती हूँ। वे कौन है? ओल्ड लुओ का दाजू। वह उनमें से एक होना चाहिए। ग्राम प्रधान का भतीजा, दाजू, एक सीधा सादा और मेहनती युवक था। यदि यह तथ्य न होता कि मैडम झो की बेटी अभी छोटी थी, तो वह चाहती कि दाजू उसका दामाद बने। क्या कोई शहर से है? विलो गांव में शराब की दुकान चलाने वाले परिवार की बेटी ने पहले ही शहर के किसी व्यक्ति से शादी कर ली है। वह जिन्यांग से बहुत कमतर है। अगर वह शहर में भी शादी कर सकती है, तो जिन्यांग। इससे पहले कि मैडम झो अपनी बात पूरी कर पाती, मैडम फैंग ने उन्हें बेरुखी से रोका। मेरी जिन्यांग उसकी शैली नहीं अपनाएगी। जिन्यांग का व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है। वह उस आदमी को आकर्षित नहीं करेगी जिसकी सगाई हो चुकी है। मंत्री के बेटे की मूल रूप से एक मंगेतर थी, लेकिन शराब व्यापारी की बेटी ने रिश्ते को बर्बाद कर दिया। मैडम फैंग ने आगे कहा, शहर से भी ऐसे लोग हैं जो शादी का प्रस्ताव देने आए थे, लेकिन जिन्यांग के दादा एक विद्वान को अपने दामाद के रूप में चुनना चाहते हैं। मैडम झो ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है। जिन्यांग को शादी कर लेनी चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। फैट लासू के विपरीत, अगर उसे एक सुंदर पति मिल जाए तो क्या हुआ? वह एक शब्द भी नहीं पढ़ सकता है और ओल्डली से खेती करना सीख रहा है। सु जिन्यांग ने उस दृश्य को याद किया जब वेई टिंग ने सु जियाओक्सियाओ को पत्र पढ़ा था। वह आदमी स्पष्ट रूप से पढ़ा लिखा था। मैडम झो ने जाने से पहले कुछ देर तक गपशप की। सु जिन्यांग ने चुनी हुई सब्जियों को धोया और उन्हें रसोई में ले आई। क्या बर्फबारी हो रही है? जिन्यांग, दरवाजा बंद करो, मैडम फैंग, जो खाना बना रही थी, ने सु जिन्यांग से कहा। सु जिन्यांग चुपचाप रसोई का पिछला दरवाजा बंद करने गई और सु जियाओक्सियाओ से टकरा गई। सु जिन्यांग की नजर उसकी फूलदार सूती जैकेट पर पड़ी और उसने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। सु जियाओक्सियाओ ने नीचे अपने कपड़ों की ओर देखा। अरे, वह नए कपड़े खरीदना भूल गई थी। बर्फबारी शुरू हो गई। सु जियाओक्सियाओ ज्यादा दूर तक नहीं गया।
उसने जलाओ लकड़ी का एक बंडल उठाया और जल्दी से वापस लौट आई। सु एर्गो ने अंततः 3 छोटे बच्चों को पकड़ लिया। वह इतना थक गया था कि वह कर्कश की तरह हौंफ रहा था। तीनों छोटे बच्चे ऊर्जा से भरे हुए थे और अपनी मां की तलाश के लिए रसोई में चले गए। मां, दहू भूखा है। एरू भी भूखा है। जियाओहू सबसे ज्यादा भूखा है। जियाओहू ने अपने कपड़े उठाए और अपना पेट थपथपाया। सु जियाओक्सियाओ ने धीरे से उसके तरबूज जैसे पेट पर हाथ फेरा। आया, तुम सच में भूखी हो? जियाओहू ने सिर हिलाया। हाँ। सु जियाओक्सियाओ जोर से हंसने लगा। दाहू और एरहू भी चाहते थे कि वह उनके पेट पर प्रहार करे। सु जियाओक्सियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने उन्हें एक एक करके कुरेदा और एक को दूसरे पर तरजीह नहीं दी। सु जियाओक्सियाओ ने आज रात मकई और पोर्क रिब सूप के साथ एक हॉटपॉट बनाया था। सूप का बेस मसालेदार नहीं था, लेकिन उसने डिपिंग सॉस को मसालेदार बना दिया। उसने ताली बजाई। हो गया। इसी समय दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। फैटी सु, बाहर आओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? सु चेंग ने ठंडे चेहरे के साथ दरवाजे की कुंडी हटा दी। बाहर बर्फ उसके चेहरे पर उड़कर उसकी गर्दन पर आ गिरी। सु चेंग ने तुरंत उसका कॉलर खींच लिया। जब मैडम वान ने दरवाजा खुला देखा तो उसने अपनी मुठ्ठियां उठाई और आगे की ओर झपटी। सु चेंग एक तरफ हट गई और वो चुप गई। मां, मैडम वान की बहू हैरान रह गई। उसने धमकाने वाले सु चेंग की ओर देखा। यह देखते हुए कि सु चेंग का उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, वह साहसपूर्वक घर में घुस गई और मैडम वान को ऊपर उठाने में मदद की। मां, क्या तुम ठीक हो? उसने चिंतित होकर पूछा। मैडम वान चिल्लाई, फैटी सु कहाँ है? उसे बाहर निकालो। उसे बाहर निकालो। सु चेंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा, आप मेरी बेटी की तलाश क्यों कर रहे हैं? पिता। सु जियाओक्सियाओ रसोई से बाहर आई। जब मैडम वान ने उसे देखा तो उसने अपनी बहू को, जो उसका समर्थन कर रही थी, जंगली जानवर की तरह धक्का दे दिया। उसने जमीन पर पड़ी कुर्सी उठाई और सु जियाओक्सियाओ पर फेंक दी। सु चेंग मैडम वान के पीछे थी और कुर्सी छीनने में बहुत देर हो चुकी थी। सु जियाओक्सियाओ ने अभी अभी दहलीज पार की थी और 3 छोटे साथी उसके पीछे थे। वह छिप नहीं सकती थी। उसने अपने हाथ में हॉटपॉट पकड़ रखा था, इसलिए वह उसे रोकने के लिए अपने हाथ का उपयोग नहीं कर सकती थी। जैसे ही कुर्सी उससे टकराने वाली थी, पूर्वी छोटे से कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। वेई टिंग चमक उठा और वो नीचे गिर गया। सु जियाओक्सियाओ, कुर्सी के पैसे लगते हैं। वेई टिंग ने अपने दांत पीस लिए और कुर्सी को मजबूती से पकड़ लिया। सु जियाओक्सियाओ ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, कुर्सियां महंगी हैं। वेई टिंग अवाक रह गए। वान, तुम्हें क्या हो गया है? सु चेंग आगे बढ़ी और मैडम वान के सामने खड़ी हो गई। उसने तपाक से कहा, क्या तुम पागल हो? मेरी बेटी पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मत सोचो कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि तुम एक महिला हो। मम्मी मम्मी, मैडम वान की बहू ने जल्दी से अपनी सास को एक तरफ खींच लिया। हंगामा बहुत बड़ा था। फिर हंगामा देख ग्रामीण आ गए। क्या गलत? मुझे नहीं पता। वह घर में कौन है? वांग लाइजी की मां और उनकी पत्नी। वांग लाइजी वह व्यक्ति था जिसने उस दिन बैलगाड़ी पर लिटिल वू को छुआ था। सु जियाओक्सियाओ ने उसे बैलगाड़ी से बाहर फेंक दिया। यह देखकर कि सभी ग्रामीण आए थे, मैडम वान बाहर भागी और जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपनी छाती पीट ली और रोते हुए कहा, बेटा, मेरा गरीब बेटा, हे भगवान, सु परिवार, मेरे बेटे की जान लौटा दो। वांग लाइजी की पत्नी भी दुखी होकर रो पड़ी। मैडम, उन्होंने कहा, अपने बेटे की जिंदगी लौटाने से आपका क्या मतलब है? आंटी वान, इसे सभी को समझाएं। मैडम वान चिल्लाई, फैटी सु ने मेरे बेटे को मार डाला। क्या क्या फैटलास सु ने वांग लाइजी को मार डाला? जब सभी ने यह खबर सुनी तो उन्हें बेहद सदमा लगा। हालांकि सु परिवार दबंग था, लेकिन उन्होंने कभी किसी की हत्या नहीं की थी। क्या चल रहा था? सु चेंग घर से बाहर चला गया। वान, उसे बदनाम मत करो। मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे को कब मारा? मैडम वान ने सु जियाओक्सियाओ की ओर इशारा किया। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। आपकी बेटी ने उसे मार डाला। सु जियाओक्सियाओ बिना जल्दबाजी के बाहर चला गया। आपने कहा कि मैंने उसे मार डाला। क्या आपके पास सबूत है? मैडम वान असाधारण रूप से उत्तेजित थी। मेरे बेटे की आपके अलावा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और कौन हो सकता है? सु चेंग ने अधीरता से कहा, मेरी बेटी कब आपके बेटे की दुश्मन बन गई? मैडम वान ने सु जियाओक्सियाओ की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, उसने कुछ दिन पहले मेरे बेटे को बैलगाड़ी से लात मार दी थी। सु जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया। ओह, हाँ, तो क्या?
क्या इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना बहुत दूर की कौड़ी नहीं है कि मैं हत्यारा हूं? मैडम वान इतनी उत्साहित थी कि वह जोर से हौंफने लगी। आपने खुद ही कहा था कि आपको मेरा बेटा पसंद नहीं है। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, मैंने ऐसा कहा था। मैडम वान ने रोते हुए सभी से कहा, हर कोई, सुनो। उसने इसे स्वीकार किया। वह मेरे बेटे को पसंद नहीं करती और मेरे बेटे को बैलगाड़ी पर भी नहीं बैठने देगी। मैंने आपके बेटे को बैलगाड़ी नहीं ले जाने दी क्योंकि। सू जियाओक्सियाओ रुका। क्योंकि क्या? मुझे बताओ। तुम यह नहीं कह सकते। तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं है इसलिए तुमने उसे मार डाला। तुम बहुत निर्दयी हो। मैडम वान तब तक रोती रही जब तक उनकी आवाज भारी नहीं हो गई। सभी ने फैटिसू को अलग तरह से देखा। सिर्फ इसलिए कि अतीत में किसी की मृत्यु नहीं हुई इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, है ना? इसके अलावा उनका परिवार पूरे गांव में सबसे दबंग था। और कौन उसे मारने में सक्षम होगा? फैटिसू। उसने किसी की हत्या भी कर दी। वह वास्तव में कुछ है। हमारे गांव में ऐसी आपदा क्यों है? बेचारा वांग लाइजी। वांग लाइजी बुरे चरित्र का था और उसमें बुरी आदतें थी। हालांकि आखिरकार वह एक जीवित व्यक्ति थे। यह ठीक था अगर उसने अपने कार्यों के कारण अपनी जान गंवा दी, लेकिन यह बहुत ज्यादा था कि उसे मार दिया जाए। कोई भी एक हत्यारे के रूप में उसी गांव में नहीं रहना चाहता था। इस समय एक अन्य ग्रामीण ने कहा, सबसे पहले, छोटी सू का परिवार हमारे गांव से नहीं है। वे अगले दरवाजे के विलो गांव से हैं। मेरी राय में अधिकारियों को इसकी सूचना देने के अलावा हमें उनके परिवार को वापस विलो गांव तक ले जाना होगा। यह सबसे अच्छा होगा यदि वे इन बदमाशों से छुटकारा पा सकें। ग्राम प्रधान ओल्डली के साथ पहुंचे। उन दोनों ने सुना और लगभग समझ गए कि क्या हो रहा था। ओल्डली ने सलाह दी, हर कोई, शांत हो जाओ। दया उस तरह की व्यक्ति नहीं है। वह किसी को नहीं मारेगी। बूढ़ी ली, आप सुदया के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्या उसने आपको कोई लाभ दिया? अगर उसने उसे कोई लाभ नहीं दिया तो उसने अपनी पत्नी को सुपरिवार को खेती करना क्यों सिखाया? यह सही है। ली परिवार और सुपरिवार इन कुछ दिनों में वास्तव में करीब आ गए हैं। बूढ़ी ली, उसने तुम्हें क्या फायदा पहुंचाया? यह मानव जीवन है। एक हत्यारे को छुपाओ मत। जब ओल्डली ने ये शब्द सुने तो वह क्रोधित हो गया। उसने उन लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं हत्यारों के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं। अगर उस दिन दया नहीं होती तो आपके नए साल का सामान शहर के गुंडे छीन लेते। ओल्डली ने उन्हें सू जियाओक्सियाओ द्वारा झांग दाव से लड़ने के बारे में सब कुछ बताया। सू चेंग ने कहा, यह सही है। इस मामले के कारण सू परिवार ने झांग दाव को नाराज कर दिया। हम झांग दाव से लड़ने के लिए मेडिकल सेंटर भी गए। मेरा हाथ घायल हो गया था। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। उस दिन नए साल का ढेर सारा सामान था। अगर वास्तव में ऐसा होता तो वे फैटिसू के बहुत बड़े आभारी होते। मैडम वान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आप उसके साथ मिले हुए हैं। स्वाभाविक रूप से आप उसके लिए बोलेंगे। आप में से कुछ के अलावा शहर में लोगों के उस समूह को और किसने देखा है? यह सब आपकी वजह से है। सभी ने सोचा कि इसका मतलब समझ में आ रहा है। मैडम वान ने आगे कहा, फैटिसू किस तरह का व्यक्ति है? यह पहले से ही काफी अच्छा है कि उसने ग्रामीणों से पैसे नहीं वसूले। क्या वह उनकी मदद करेगी? ओल्डली, आप पूरे गांव को अपने साथ घसीट रहे हैं क्योंकि आपने कुछ लाभ प्राप्त किए हैं। बूढ़ा ली चिंतित था। मैं सच कह रहा हूं। अगर मैंने झूठ बोला है तो मुझे बिजली गिरने दो और एक भयानक मौत मरने दो। इस शपथ के साथ ही सभी लोग चुप हो गए। दरअसल वे ओल्डली के चरित्र को अच्छी तरह से जानते थे। अन्यथा उन्हें ओल्डली को उनके लिए नए साल का सामान खरीदने देने में आसानी नहीं होती। ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि यह अचानक हुआ और फैटिसू से संबंधित था, इसलिए उन्हें कुछ संदेह हुआ। हालांकि ओल्डली ने ऐसी भयानक शपथ ली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने वास्तव में फैटिसू के साथ अन्याय किया हो? मैडम वान ने गुस्से में कहा, तो क्या हुआ अगर उसने वास्तव में आपकी चीजें वापस छीनने में आपकी मदद की? यह सच है कि उसे मेरे बेटे से शिकायत है। ओल्डली, आप उस दिन वहां थे। वह आपकी बैलगाड़ी थी। आप सभी को खुद बताएं, क्या उसने मेरे बेटे को लात मारकर गिरा दिया था? यह ओल्डली इससे इनकार नहीं कर सके। चाची वान, छोटा वो ग्रामीणों के पीछे से अंदर आया। उसने अपनी आस्तीनें भींच ली और पीला चेहरा बनाकर बोली, मैं उस दिन वहीं थी। दया ने तुम्हारे बेटे को बैलगाड़ी से उतार दिया क्योंकि। सू जियाओक्सियाओ ने उसे बेरुखी से टोक दिया। वो, आपको मेरे मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति कब से है? दया, छोटे वू ने सू जियाओक्सियाओ को लाल आंखों से देखा। वह समझ गई कि सुदया ने जानबूझकर ऐसा किया है।
सु दया ने उसे सच बोलने से रोका क्योंकि उसे चिंता थी कि उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा और भविष्य में उसकी आलोचना की जाएगी। हालांकि वह सु दया को हत्यारे के रूप में बदनाम होते नहीं देख सकी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि सु दया उस तरह का व्यक्ति था। सु जियाओक्सियाओ मैडम वान के पास गया और ठंडी हवा और बर्फ में उसकी ओर देखा। आप अपने बेटे के चरित्र को जानते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि वे उसे पीट पीट कर मार डालें। क्या आप अक्सर उसे शाप नहीं देते थे और कहते थे कि अगर तुम्हें पता होता कि वह इतना बेकार है तो तुम उसे नदी में डुबो देते? मैडम वान ने क्रोधित होकर कहा, मैं उसकी मां हूं। मैं अपने बेटे को कैसे मार सकती हूं? सु जियाओक्सियाओ ने अपने हाथ फैलाए। कौन जानता है? आप। मैडम वान गुस्से में पीछे गिर गईं। सु जियाओक्सियाओ ने मैडम वान की ओर देखा और कहा, आप कहती रहती हैं कि मैं हत्यारा हूं। तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आपका बेटा कब मरा? उसे किसने खोजा? हत्या का हथियार क्या था? किसने मुझे अपनी आंखों से उसे मारते देखा? मैडम वान ने कहा, उसे मैडम क्यूई यानी चुन्या ने मेरे घर के पिछले दरवाजे पर खोजा था। उसकी लाश अभी भी गर्म है। सु जियाओक्सियाओ मैडम वान की अभिव्यक्ति देख रहा था। मैडम वान झूठ नहीं बोल रही थी। गांव के मुखिया ने कहा, सु दया, जब पहली बार बर्फबारी हुई तो तुम कहाँ थे? सु जियाओक्सियाओ ने कहा, मैं जलाओ लकड़ी लेने के लिए पीछे के पहाड़ पर जा रहा था। ली झेंग ने पूछा, क्या किसी ने आपके लिए गवाही दी? सु जियाओक्सियाओ की नजर भीड़ को पार करते हुए सु जिन्यांग पर पड़ी। माँ, चलो वापस चलते हैं। देखने के लिए कुछ भी नहीं है। सु जिन्यांग ने मैडम फैन की बांह पकड़ ली और कहा, इंतजार। सु जियाओक्सियाओ ने सु जिन्यांग को घूरते हुए कहा, प्रमुख, मुझे लगता है मैं जानती हूँ कि हत्यारा कौन है। कौन? ग्राम प्रधान ने पूछा। सु जियाओक्सियाओ ने गंभीरता से कहा, मैं एक बार जलाओ लकड़ी लेने के लिए पहाड़ के पीछे गया था। मैंने वांग लाइजी से सुना है कि सु परिवार की लड़की वास्तव में सुंदर है। अगर वह उसे 2 बार छू सकता है तो वह जीवन भर खुश रहेगा। मुझे संदेह है कि वांग लाइजी सु जिन्यांग को भड़काने के लिए गई थी और उसके द्वारा उसे मार डाला गया था। हर कोई हैरान था। सु जिन्यांग ने भौहें चढ़ा दी। मैडम फैंग पलट गई। फैटी सु, मेरी बेटी को बदनाम मत करो। वांग लाइजी मेरी बेटी को भड़काने की हिम्मत नहीं करती। मेरी बेटी ने वांग लाइजी को नहीं मारा। मैदान से वापस आने के बाद से जिन्यांग बाहर नहीं गई है। वह घर पर काम कर रही है। हमारा पूरा परिवार गवाही दे सकता है। सु जियाओक्सियाओ ने अपनी बाहें पार की और शांति से कहा, आप परिवार हैं, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से उसके लिए गवाही देते हैं। वे फैटी सु का खंडन करने के लिए जो इस्तेमाल करते थे वह अब सु जिन्यांग पर इस्तेमाल किया गया था। उन्हें विश्वास नहीं था कि सु जिन्यांग किसी को मार डालेगी, लेकिन मैडम वान खंडन करने के लिए बाहर नहीं निकली। क्या ऐसा हो सकता है कि सचमुच कुछ चल रहा था? मैडम वान के चुप रहने का कारण यह था कि उनका बेटा वास्तव में सु जिन्यांग को चाहता था। मैडम झो ने खर्राटा लिया। एक महिला वांग लाइजी को कैसे मार सकती है? क्या आपको लगता है कि हर कोई आपके जैसा है, क्रूर बल वाला मोटा? सु चेंग ने उग्रता से कहा, आप किसे फैटी कह रहे हैं? मानो या ना मानो, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। मैडम झो पीछे हट गई। सु जियाओक्सियाओ ने कहा, तो फिर उसका कोई साथी अवश्य होगा। सु जिन्यांग ने अपनी मुठियां भींच ली और कहा, बहस करना बंद करो। जब वांग लाइजी मुसीबत में थी, मैं घर पर रसोई में मदद कर रही थी। मेरी माँ ने कहा कि बर्फबारी हो रही थी और मुझे रसोई का पिछला दरवाजा बंद करने के लिए कहा। सु दया, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? मैडम फैंग ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ हाँ। मैंने जिन्यांग से दरवाजा बंद करने के लिए कहा। सु जियाओक्सियाओ प्रबुद्ध लग रहा था। ओह, वह व्यक्ति आप ही हैं। जब बर्फबारी हो रही थी तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। मुझे लगा कि यह आपकी बहन यूनियांग है। मैडम वांग ने कहा, यूनियांग अपने ससुराल में है। वह बच्चे को जन्म देने वाली है। उसका शरीर भारी है, इसलिए वह बिल्कुल भी वापस नहीं आ सकती। इसकी जानकारी सभी गांव वालों को थी। सु जिन्यांग ने ग्राम प्रधान से कहा, सु दया को मेरे गवाह के रूप में लेने से मेरा संदेह दूर हो गया है ना? बेशक, ग्राम प्रधान ने सिर हिलाया। उस मामले में आप दोनों उस समय अपने घर के पास थे। हत्यारा न तो आप थे और न ही सु दया। मैडम वान फिर चिल्लाई, फिर मेरे बेटे को किसने मारा? यह सवाल। सु जियाओक्सियाओ की नजर घूमी और वान परिवार की बहू चुन्या पर पड़ी। आप अपनी बहू से क्यों नहीं पूछते? चुन्या कांप उठी। सु जियाओक्सियाओ ने फीकी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। चुन्या, तुमने ही अपनी सास को बताया था कि मुझे वांग लाइजी से शिकायत है ना?
तुमने मुझे जलाओ लकड़ी लेने के लिए पीछे के पहाड़ पर जाते देखा था, है ना? मैडम वान ने कहा, फैटी सू, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, आंटी वान, आपके बेटे की मौत निश्चित रूप से आपकी बहू से संबंधित है। उसने जानबूझकर ऐसा समय चुना जब कोई भी मेरे लिए गवाही नहीं दे सकता और मुझे बदनाम किया। हालांकि भगवान की योजना काम कर गई। जब सू जिन्नियांग ने मुझे देखा जब वो पिछला दरवाजा बंद करने गई थी। दया सही कह रही है। सू चेंग ने हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मोटी बेटी पर भरोसा किया। वान, तुम्हारी बहू ही वह थी जिसने लाश की खोज की थी। जब उसे खोजा गया तब भी गर्मी थी। शायद उसने ही तुम्हारे बेटे की हत्या की है। मैडम वान ने अचानक चुन्या की ओर देखा। चुन्या का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने झट से अपना हाथ हिलाया। माँ, नहीं, यह मैं नहीं हूँ। मैंने डाकाई को नहीं मारा। मैं कसम खाता हूँ, मैंने नहीं मारा। वांग लाइजी को वांग डाकाई भी कहा जाता था। हालांकि चुन्या ने कहा कि उसने उसे नहीं मारा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से दोषी महसूस कर रही थी। सू जियाओक्सियाओ ने उसे गहराई से देखा। भले ही आपने उसे नहीं मारा, आपको पता होना चाहिए कि हत्यारा कौन है। मैडम वान ने चुन्या की बांह कसकर पकड़ ली। मुझे बताओ, हत्यारा कौन है? मुझे बताओ, मुझे जल्दी बताओ। चुन्या फूट फूट कर रोने लगी। मैं नहीं कह सकता। मुझे बताओ, मेरे बेटे को किसने मारा? यह सही है, चुन्या। बस यह कहो, ठीक है। दूसरों का दोष मत लो। चुन्या, मूर्ख मत बनो। मुझे बताओ, तुम्हारा आदमी मर गया। यह खून का झगड़ा है। मुझे डर है कि हत्यारे के साथ आपका कोई शर्मनाक रिश्ता है ना? अन्यथा आप उसके लिए अपना मुंह क्यों बंद रखेंगे? ग्रामीणों ने धीरे धीरे अपने शुरुआती दयालु शब्दों से दुर्भावनापूर्ण अटकलें लगाना शुरू कर दिया। यह उनकी गलती नहीं थी। चुन्या की हरकतें बहुत असामान्य थीं। मैडम वान को भी कुछ संदेह होने लगा। उसने चुन्या की बांह पर जोर से चुटकी काट ली। बताओ, यह कौन सा जंगली आदमी है? चुन्या के आंसू बारिश की तरह गिरे, लेकिन उसने यह कहने से इनकार कर दिया कि हत्यारा कौन था। सू जियाओक्सियाओ ने दूर की ओर देखा। लड़ना बंद करो, हत्यारा यहाँ है। हर कोई उस दिशा में देख रहा था जिस दिशा में सू जियाओक्सियाओ इशारा कर रहा था। सू परिवार का छोटा बदमाश एक आदमी को धक्का दे रहा था जो बंधा हुआ था और बर्फ में चल रहा था। उन दोनों के पीछे 3 छोटे बदमाश थे। वह आदमी धीरे धीरे चला और सू एर्गोन ने उसके बट पर लात मारी। जाना। 3 छोटे बदमाशों ने अपने चाचा द्वारा बनाया गया छोटा चाबुक उठाया। दाहो ने तपाक से कहा, चलो चले। एरहो ने भी जमकर कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। जियाओहो ने गुस्से में अपना चमड़े का चाबुक लहराया। तुम्हें कोड़ा। जब वे निकट आए तो सभी ने उस व्यक्ति को पहचान लिया जो बंधा हुआ था। वांग लाइजी, मैडम, उसने चिल्लाकर कहा। आंटी लियू ने कहा, आह, लाश फिर से जीवित हो गई है। सब तितर बितर हो गए। आंटी लियू सू चेंग के पीछे कूद गई। अप्रत्याशित रूप से सू चेंग भी अपनी मोटी बेटी के पीछे चमक गया। आंटी लियू अवाक थी। सू जियाओक्सियाओ ने पूछा, पिताजी, क्या आप भूतों से डरते हैं? सू चेंग ने कहा, नहीं, मुझे बस इस बात की चिंता है कि आप डरेंगे। चिंता न करें, मैं हमेशा आपका सबसे मजबूत समर्थन बनूंगा। सू जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। सू एर्गो ने आह भरी। तुम क्यों छुप रहे हो? वांग लाइजी मरा नहीं है। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। केवल उसकी मां, मैडम वान, अचंभित होकर अपने बेटे के पास आई। उसने अपना हाथ उठाया और अपने बेटे के चेहरे को छुआ। यह गर्म है, गर्म और जीवंत। क्या क्या हो रहा है? आपने स्पष्ट रूप से अभी अभी सांस लेना बंद कर दिया है। सू एर्गो ने खर्राटा लिया। उसने इसे अपने पास रखा। मैडम वान ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम्हारे पास भी एक नाड़ी है। मैं इसे अभी महसूस नहीं कर सका। सू एर्गो ने लापरवाही से लोहे की एक छोटी सी गेंद जमीन पर फेंक दी। इसे अपनी कांख के नीचे रखें और आप अस्थायी रूप से अपनी नाड़ी खो सकते हैं। कितनी छोटी चाल है। ग्रामीणों ने राहत की लंबी सांस ली। जब तक वह ज़ोंबी नहीं था। जिसके बारे में बोलते हुए वांग लाइजी के साथ क्या गलत था? वह जीवित था और ठीक था, तो उसने मरने का नाटक क्यों किया और किसी को फंसाया? मैडम वान ने सही और गलत के बीच अंतर नहीं किया और खुद को शर्मिंदा किया। हर कोई सामूहिक रूप से भूल गया कि वे लिटिल सू के परिवार को भी गांव से बाहर निकालना चाहते थे। ग्राम प्रधान ने गंभीरता से पूछा, वांग डाकाई, तुमने ऐसा क्यों किया? वांग लाइजी चुप रहे। ग्राम प्रधान ने गंभीरता से कहा, सब लोग तितर बितर हो जाओ। वांग डाकाई, मैडम वान, चुन्या, मेरे घर आओ। वह अकेले ही परिवार से पूछताछ करने जा रहे थे।
सभी लोग इतनी आसानी से तितर बितर नहीं हुए और हंगामा देखने के लिए ग्राम प्रधान के घर की ओर दौड़ पड़े। सु चेंग भी गया। वह उस कमीने को पीटने वाला था। हालांकि उस कमीने को सु एर्गो ने पहले ही पीटा था। सु एर्गो मुस्कुराते हुए सु जियाओक्सियाओ के पास आई। दीदी, क्या मैं अभी तेज हो रहा था? सु जियाओक्सियाओ ने पूछा। तुम्हें किसने सिखाया? सु एर्गो ने उत्तर दिया, जीजाजी। वेई टिंग लंबे समय से केंद्रीय कक्ष में नहीं थे। उसने सोचा कि वह उसके मामले के प्रति उदासीन था और आराम करने के लिए कमरे में लौट आया था। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। सु जियाओक्सियाओ ने पूछा, उसे कैसे पता चला कि वांग लाइजी मरा नहीं है? सु एर्गो ने कहा, मुझे नहीं पता। मुझे तभी पता चला जब मैं वहां गया। जीजाजी ने कहा कि वह सुराग ढूंढने के लिए अपराध स्थल पर जाना चाहते थे। वेई टिंग उसकी कल्पना से कहीं अधिक चतुर और अधिक सावधानी बरतने वाली थी। सु जियाओक्सियाओ ने चारों ओर देखा और पूछा, वह कहाँ है? एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क। सु एर्गो ने पीछे की ओर इशारा किया। जीजाजी धीरे धीरे चले गए। उन्हें डर था कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझसे पहले वांग लाइजी को लाने के लिए कहा। वेई टिंग की चोटें पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उसे स्वस्थ होने के लिए अभी भी बिस्तर पर लेटने की जरूरत थी। कभी कभी वह जमीन से उतर जाता और इधर उधर चला जाता। वह केवल अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे चल सकता था। जब वह वांग लाइजी के घर गए तो वह जल्दी से चले गए और कुछ ही समय में उनका पैर सूज गया। घर के रास्ते में बर्फ अधिक गिरी। जब सु जियाओक्सियाओ ने उसे पाया तो वह पुराने पगोडा पेड़ के नीचे एक बड़ी चट्टान पर बैठा था और उसकी छड़ी किनारे पर थी। आमतौर पर यह पत्थर कई ग्रामीणों के लिए बातचीत और गपशप का स्थान था। सु जियाओक्सियाओ को कभी नहीं लगा कि यह कुछ खास है, लेकिन आज रात जब वह बैठा तो उसे जगह का एक अतिरिक्त परिप्रेक्ष्य दिखाई दिया। उसके कंधे चौड़े, पतली कमर, लंबा शरीर और लंबे पैर थे। उसके काले बाल हवा और बर्फ के कारण थोड़े अस्त व्यस्त हो गए थे और वह उसके सुंदर चेहरे से टकरा रहे थे। दृश्य सुंदर था, सचमुच। वह आपराधिक रूप से आकर्षक है। सु जियाओक्सियाओ ने बुदबुदाया और आगे बढ़ गया। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वेई टिंग ने शांति से कहा, दृश्यावली देख रहे हैं। सु जियाओक्सियाओ अवाक रह गया। सु जियाओक्सियाओ उसके पास बैठ गया। वेई टिंग ने उसे अजीब नजरों से देखा। क्या? सु जियाओक्सियाओ ने काली रात को देखा। दृश्यावली को देखते हुए, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? वेई टिंग ने पूछा। सु जियाओक्सियाओ ने अपने हाथ फैलाए। मैं मोटा हूं और ठंड से नहीं डरता। क्या आप मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको ठंड लग रही है? वेई टिंग ने नाक भान सिकोड़कर जवाब नहीं दिया। सु जियाओक्सियाओ ने उसका हाथ छुआ। वेई टिंग ने भौहें चढ़ा दी। आप क्या कर रहे हो? सु जियाओक्सियाओ ने कहा, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। क्या तुम वापस नहीं जा रहे हो? चलो चलते हैं। यदि तुम बैठे रहे तो तुम बर्फ का टुकड़ा बन जाओगे। जैसे ही वह उठी, उसने वेई टिंग की छड़ी को पकड़ना चाहा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वह छड़ी टूट गई थी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके पैर की ओर देखा। आप गिर गए? नहीं, वेई टिंग ने भावहीन होकर कहा। सु जियाओक्सियाओ नीचे बैठ गया और अपनी पतलून का बायां पैर ऊपर उठा लिया। उसने उसके खून से सने घुटने को देखा और कहा, आप अभी भी कहते हैं कि आप गिरे नहीं? उनकी बाईं पिंडली पर घाव बेहद गहरा था। हालांकि इसमें केवल सतही टांके की आवश्यकता होगी, फिर भी इसे पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगेगा। ये बहुत बढ़िया था। न केवल उसका बछड़ा ठीक नहीं हुआ, बल्कि उसका घुटना भी जख्मी हो गया। वहां मत बैठो, चलो वापस चलते हैं और दवा लगाते हैं। सु जियाओक्सियाओ खड़ी हुई और एक हाथ से टूटी हुई छड़ी को हटा दिया और अपना दूसरा हाथ उसके सामने फैला दिया। यह देखकर कि वेई टिंग हिली नहीं, उसने अपना मोटा हाथ लहराया। यह सिर्फ एक घायल पैर है। मुझे मत बताओ कि तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें उठाऊंगा। मैं एक नाजुक लड़की हूं। मैं तुम्हारे जैसे आदमी को कैसे ले जा सकती हूं? वेई टिंग ने जटिल भाव से उसकी ओर देखा। अंत में वेई टिंग ने फिर भी उसका हाथ पकड़ रखा था। वे दोनों बर्फ के विपरीत कदम दर कदम घर चले। कुछ कदम चलने के बाद सु जियाओक्सियाओ ने कहा, ठीक है, मैंने अभी जो कहा था उसे मैं वापस लेता हूं। मैं 200 पाउंड का मोटा आदमी हूं। आप मुझे तोड़ नहीं सकते। बल प्रयोग करने से न डरें। उसके घायल पैर पर अत्यधिक दबाव से उसकी चोटें और खराब हो जाएंगी। वेई टिंग एक पल के लिए झिझकी और उसके खिलाफ थोड़ा झुक गई। सु जियाओक्सियाओ ने आज रात जो हुआ उसके बारे में सोचा और हल्के से खांसने लगा। उसने गर्व से कहा, वास्तव में अगर आप आज मेरी मदद नहीं करते हैं तो भी मैं बच सकती हूं। मुझे अपने लिए एक बहाना मिल गया है। वेई टिंग ने व्यंग्य किया।
किसने कहा कि मैंने तुम्हारी मदद की? मैं एर्गो की मदद कर रहा हूँ। अपनी चापलूसी मत करो और बहुत ज्यादा मत सोचो। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, हे कौन बहुत ज्यादा सोच रहा है? एर्गो मेरा भाई है। क्या उसे आपकी मदद की जरूरत है? वेई टिंग ने शांति से कहा, उसने मुझे जीजाजी कहा। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, अगर वह आपको जीजा कहता है, तो क्या आप उसके जीजा हैं? फिर अगर मैं आपको पति कहती हूँ, तो क्या आप मेरे पति हैं? वेई टिंग ने कहा, यह इस पर निर्भर करता है कि आप मुझे कैसे बुलाते हैं। सू जियाओक्सियाओ रुका और उसे गहराई से देखा। वह मुस्कुराए। पति। वेटिंग। कितना अप्रिय। सू जियाओक्सियाओ का चेहरा काला पड़ गया। वे दोनों चलते रहे। जब वे ओल्ड सू के घर से गुजरे तो उनकी मुलाकात सू जिन्यांग से हुई, जो पानी डालने के लिए बाहर आई थी। सू जिन्यांग ने बर्फ में दो लोगों को देखा और अचानक सू जियाओक्सियाओ को बुलाया। सू दया। उसने लकड़ी का बेसिन नीचे रखा और तेजी से उन दोनों के पास चली गई। सू जियाओक्सियाओ ने असमंजस में उसकी ओर देखा। क्या बात, क्या बात? उसकी राय में, उसका इस गांव की सुंदरी के साथ कोई खास रिश्ता नहीं था। गांव की सुंदरी ने उसे नीची दृष्टि से देखा और उसके सभी दोस्त जो उसे पसंद थे, गांव की सुंदरी का पक्ष लेने के लिए चले गए। सू जिन्यांग थोड़ा घबराई हुई लग रही थी। वह जानबूझकर वेई टिंग की ओर देखने से बचती रही और सू जियाओक्सियाओ की ओर देखती रही। आपने अभी मुझे बदनाम क्यों किया? मेरे और वांग लाइजी के बीच स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं है। क्या आप जानबूझकर मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहे हैं? मैंने आपको कैसे नाराज किया? गांव की गोरी थोड़ी नाराज थी। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। अगर मैं ऐसा न कहूं तो क्या आप मेरे लिए खड़े होने को तैयार होंगे? सू जिन्यांग ने अपनी सांस रोकी और अपनी आंख के कोने से वेई टिंग पर नजर डाली। बिल्कुल, मैं करूंगा। सू जियाओक्सियाओ ने व्यंग्य किया। सू जिन्यांग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूं? जब गांव के मुखिया ने किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा जो मेरी बेगुनाही साबित कर सके, तो तुमने अपनी मां को खींच लिया। तुम्हें उससे क्या कहना है? सू जिन्यांग ने इससे इनकार किया। मैंने अपनी मां को दूर नहीं खींचा। सू जियाओक्सियाओ ने अवाक होकर आकाश की ओर देखा। तुम्हारा मुंह तुम्हारे ऊपर है। तुम जो चाहो कह सकते हो। सू जिन्यांग का चेहरा निराशा से भर गया। सू दया, तुम बचपन से ही मुझसे ईर्ष्या करती रही हो और हमेशा मेरे खिलाफ रही हो। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए इस तरह का तरीका अपनाओगे। सू जियाओक्सियाओ ने असमंजस में उसकी ओर देखा। नहीं, सू जिन्यांग, आज तुम्हें क्या हो गया है? सू जिन्यांग ने अपनी आंखें नीची कर ली। भूल जाओ, तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है। मुझे बस इतना ही कहना है। मुझे आशा है कि तुम भविष्य में मूर्खतापूर्ण काम नहीं करोगे। इतना कहकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के घूम गई और चली गई। एक ठंडी हवा चली, जो अपने साथ उसकी रूच की हल्की सुगंध लेकर आई। 3 कदम चलने के बाद वह घूमी और सू जियाओक्सियाओ को आकार दिया। इसके अलावा, भविष्य में मेरे जैसे कपड़े पहनना मत सीखना। इसके साथ ही वह सचमुच चली गई। सू जिन्यांग पागल थी। वेई टिंग के सामने उसकी कमियों को उजागर करना कितना हास्यास्पद है। सू जियाओक्सियाओ ने अपने शरीर से बर्फ को थपथपाया और ऊपर देखा तो वेई टिंग बिना पलक झपकाए उसे देख रहे थे। उसने ईमानदारी से कहा, तुम क्या देख रहे हो? क्या यह सिर्फ कपड़ों के कुछ टुकड़े नहीं है? क्या वह जो पहनती है वह मैं नहीं पहन सकती? लगता है आपका वजन कम हो गया है, वेई टिंग ने कहा। सू जियाओक्सियाओ स्तब्ध रह गया। वेई टिंग ने उसकी आस्तीन की ओर इशारा किया। पहले यहाँ तंगी थी। जब तुमने मेरी ड्रेसिंग बदली तो लाल निशान पड़ गया। सू जियाओक्सियाओ ने पलकें झपकाई। क्या तुम मुझ पर इतना ध्यान रखते हो? वेई टिंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं आपके छिपे हुए हथियारों से सावधान हूँ। वजन कम करने के लिए प्रशंसा पाने के बाद एक महिला निश्चित रूप से तैर सकती है। अगर वेई टिंग ने उसका अपमान किया तो उसे कोई परवाह नहीं थी। सू जियाओक्सियाओ ने अपना सिर नीचे किया और अपने पेट को छुआ। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो मुझे लगता है कि मेरे कपड़े इतने भरे हुए नहीं हैं। वेई टिंग, मैंने वास्तव में अपना वजन कम कर लिया है। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। वेई टिंग ने दूर देखा और शांति से कहा, आप पहले की तुलना में थोड़े पतले हैं। आप अभी भी हैं। सू जियाओक्सियाओ ने उग्रता से कहा, अपने शब्द वापस रखो। अभी कहाँ गए थे? ओल्ड सू के घर में। मैडम फैंग अपने घर से बाहर निकली ही थी कि उन्होंने सू जिन्यांग को दरवाजा बंद करते देखा। सू जिन्यांग ने अपने हाथ में लकड़ी के बेसिन की ओर इशारा किया। पानी डालो। तुमने परफ्यूम लगाया। मैडम फैंग ने अपनी बेटी की लालिमा को सूंघ लिया। सू जिन्यांग ने अपनी आंखें नीची कर ली और कहा, नहीं, मेरे कान जम गए हैं।
मैंने कुछ स्नो क्रीम लगाई है। मैडम फेंग ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अभी किसी से बात करते हुए सुना है। सु जिनयांग ने कहा, मैं सु दया से मिला और कुछ शब्द कहे। मैडम फेंग ने नाखुशी से कहा, तुमने उससे क्या कहा? उसने तुम्हें आज रात फंसाया। सु जिनयांग ने कुछ नहीं कहा। मैडम फेंग ने मन ही मन सोचा, क्या वह शादीशुदा है? मुझे लगता है कि यह फैट्सू पहले से अलग है। उसका दिमाग तेज हो गया है। देखो उसने आज रात मैडम वान से क्या कहा। वह बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। मैंने सुना है कि वह व्यवसाय करने के लिए शहर भी गई थी। सु जिनयांग ने धीमी आवाज में कहा, वह क्या व्यवसाय कर सकती है? माँ, बकवास मत सुनो। मैडम फेंग ने कहा, यह सच है। किसी ने उसे सुबह एरगो के साथ शहर जाते और दोपहर को वापस आते देखा था। अगर वह पैसे नहीं कमाती तो उसे उन अनाज और मांस को खरीदने के लिए पैसे कहां से मिलते? इसके अलावा वे हाल ही में पैसे निकालने के लिए गांव में नहीं गए हैं। सु जिनयांग ने लकड़ी के बेसिन को दीवार से सटा दिया। क्या अभी भी सगाई का वह उपहार नहीं है जो हे परिवार ने लौटाया है? वह पैसा उनके लिए कुछ समय के लिए बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो वे पहले की तरह सभी से पैसे वसूल करेंगे। मैडम फैन को लगा कि उनकी बेटी की बातें समझ में आ गईं और उन्होंने आह भरी। आया, यह कैसा पाप है? हमारे गांव को इस परिवार से कैसे परेशानी हुई? सु परिवार में 3 छोटे बच्चे गलियारे के नीचे खड़े थे, वांग लाइजी के घर की दिशा में देख रहे थे। अंधेरा था और तेज बर्फबारी हो रही थी। जब सु जियाओक्सियाओ और वेई टिंग घर लौटे तो उन्होंने 3 चिंतित हिममानवों को देखा। वेई टिंग का दिल अचानक नर्म हो गया। कुछ बव्वा व्यर्थ में नहीं पाले गए। जैसे ही वह उनकी ओर चलने वाला था, उसने उन तीनों को दौड़ते हुए और सु जियाओक्सियाओ पर झपटते हुए देखा। दाहू और एरहू दोनों ने उसका एक एक हाथ पकड़ रखा था। जियाओहू एक कदम धीमा था। वह उसके कपड़े खींचना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसने बस अपने हाथों और पैरों से सु जियाओक्सियाओ के पैरों को गले लगाया। वेई टिंग का मुंह हिल गया। ये साले, पिता सु वापस नहीं आए थे, इसलिए सु जियाओक्सियाओ ने पहले तीनों बच्चों को रात का खाना खाने दिया। वेई टिंग के घाव का इलाज करने के लिए वह छोटे से पूर्वी कमरे में गई। वेई टिंग पहले से ही उसकी अजीब दवा की आदी थी। जैसे ही उसने चिकित्सा का अभ्यास करना शुरू किया, ऐसा लगने लगा कि वह एक अलग व्यक्ति बन गई है। वह गंभीर और कठोर थी। सु जियाओक्सियाओ सीधी हुई और अपने दस्ताने उतार दिए। आपको टांके लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी पुरानी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। आपकी बाईं पिंडली फिर से सूज गई है। क्या आपको मुझे और अधिक आराम करने के लिए याद दिलाने की जरूरत है? हाँ, वेई टिंग शांति से सहमत हुए। थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि वह जा नहीं रही है तो उसने पूछा, और कुछ है क्या? जैसे ही सु जियाओक्सियाओ ने आयोडोफो और रुई के फाहे पैक किए, उसने लापरवाही से कहा, बस वह सु जिनयांग, वह हमारे गांव की सुंदरी है। हालांकि वह मुझसे थोड़ी ही खराब है, फिर भी मुझे आपको एक दोस्ताना अनुस्मारक देना होगा। अब आप नामात्र के लिए मेरे पति हैं। मुझे धोखा मत दो। आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अन्यथा मैं चेहरा खो दूंगी। वेई टिंग ने अपने सामने छोटे मोटे मोर को देखा जो गर्व का नाटक कर रहा था और मुस्कुराया। हाँ, वह तुमसे बेहतर दिखती है। सु जियाओक्सियाओ ने उस पर तकिया फेंका। बदमाश। किसी की क्रोधित नजर ने वेई टिंग को वास्तव में अच्छा महसूस कराया। सु जिनयांग दिखने में कैसी थी? उसने बिल्कुल नहीं देखा। केंद्रीय कमरे में 3 छोटे बच्चे खाने के बाद कुर्सी से नीचे फिसल गए और मासूमियत से सु इर्गो की ओर देखा, जो उनकी रखवाली कर रहा था। दाहू ने कहा, अंकल, मुझे दादाजी की याद आती है। सु इर्गो ने कहा, मेरे पिता जल्द ही वापस आएंगे। दादाजी, मुझे दादाजी चाहिए। दादाजी, सु इर्गो ने कहा, इतनी भारी बर्फबारी हो रही है। आप नहीं जा सकते। मेरी बहन आपको बाहर नहीं जाने देगी। दादाजी। 3 छोटे बच्चे इतने दुखी थे कि वे रोने वाले थे। सु इर्गो ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, मैं उसे वापस बुलाऊंगा, ठीक है। सु इर्गो के चले जाने के बाद तीनों छोटे बच्चे तुरंत अपने तकिए सु जियाओक्सियाओ के घर ले गए। सु जियाओक्सियाओ प्राथमिक चिकित्सा किट को व्यवस्थित कर रहा था। माँ, दहू को नींद आ रही है। एरू को भी नींद आ रही है। जियाओहो सबसे ज्यादा नींद में है। आपको हमेशा सबसे ज्यादा भूख लगती है और नींद आती है, सु जियाओक्सियाओ ने मनोरंजन में कहा, अगर आप थके हुए हैं तो सो जाएं। दाहू ने सु चेंग के कमरे की ओर इशारा किया। दादाजी, वह यहाँ नहीं है। एरहू ने इर्गो के घर की ओर इशारा किया। अंकल, वह भी यहाँ नहीं है। यह बहुत अंधेरा है। जियाओहू की भय की अभिव्यक्ति अतिरंजित थी। वे सभी बाहर गए हुए थे और किसी को नहीं पता था कि वे कब लौटेंगे।
सू जियाओक्सियाओ ने अपना माथा पकड़ लिया और आह भरी। उसने कंबल खींचकर खोल दिया। ठीक है, ऊपर आओ। तीनों छोटे बच्चे रेंगकर बिस्तर पर आ गए और कंबल के नीचे आज्ञाकारी होकर लेट गए और संतुष्ट होकर सो गए। लगभग 1 घंटे बाद पिता और पुत्र बर्फ में ढके हुए लौटे। सू जियाओक्सियाओ तेजी से आगे बढ़ा और उन दोनों के लिए बर्फ थपथपाए। क्या आपने पूछा? वांग लाइजी ने क्या कहा? दरवाजा बंद करो, फादर सू ने सू एर्गो को निर्देश दिया। अरे! सू एर्गो ने अपनी लगभग जमी हुई उंगलियों से दरवाजे का बोल्ट डाला। फादर सू ब्रेजियर के पास आए और उन्हें वांग लाइजी के बारे में बताया। झांग दाओ ने यह किया। यह पता चला कि यह सब झांग दाओ का विचार था। सू परिवार के 3 अत्याचारियों द्वारा झांग दाओ को सबक सिखाए जाने के बाद से वह द्वेष रखता था। हालांकि उसने उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। जुए के अड्डे पर उसकी मुलाकात वांग लाइजी से हुई। कुछ राउंड में वांग लाइजी ने अपना सारा पैसा खो दिया और झांग दाओ ने उसे कुछ उधार दे दिया। बदले में उन्होंने झांग दाओ के लिए कुछ किया। वांग लाइजी ने पहले तो सू परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सबसे पहले उन पर झांग दाओ का पैसा बकाया था। झांग दाओ ने उसे धमकी दी कि यदि वह अवज्ञाकारी होगा तो उसे एक हाथ पीछे छोड़ना होगा। दूसरे, झांग दाओ ने उससे कहा कि प्रीफेक्चर शहर के 5वें मास्टर उन दोनों की रक्षा करेंगे। भले ही वे उजागर हो जाएं, सू परिवार उनके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। योजना के अनुसार वांग लाइजी मृत होने का नाटक करेगा और भारी हंगामा करेगा, जिससे ग्रामीणों को फैटीसू को सरकारी कार्यालय में भेजने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। झांग दाओ के भाई सरकारी कार्यालय में थे और सू जियाओक्सियाओ मुसीबत में होंगे। भले ही वांग लाइजी कुछ दिनों बाद चमत्कारिक रूप से जाग गए, सू जियाओक्सियाओ को लंबे समय तक जेल में यातना दी गई होगी। कहना पड़ा कि यह कदम सचमुच भयावह था। यदि सू जियाओक्सियाओ और वेई टिंग ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो परिणाम अकल्पनीय होते। फादर सू और सू एर्गो ने वांग लाइजी की पिटाई की और उसे आधी सांस के साथ लटका दिया। वह केवल अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ सकता था। ऐसा दुष्ट कार्य करने के बाद वह जीवित रहने के योग्य नहीं था। जहां तक झांग दाओ का सवाल है, सू एर्गो ने अपने दांत पीस लिए। मैं उसे कल मार डालूंगा। कल? सू चेंग ने गुस्से में उसकी चीजें पकड़ ली और सू एर्गो के साथ शहर की ओर भाग गया। उसकी अपनी बेटी के खिलाफ इस तरह की साजिश रचने की हिम्मत कैसे हुई? भले ही आज उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े, वह उस कमीने को मार डालेगा। झांग, बाहर आओ। सू चेंग ने लात मारकर झांग दाओ का दरवाजा खोला। आंगन खाली था। अरे! वह भाग गया। अगले दिनों में सू चेंग हर दिन झांग दाओ के घर जाती थी। झांग दाओ ने शहर लौटने की हिम्मत नहीं की। सू जियाओक्सियाओ का व्यवसाय फल फूल रहा था और उसकी पत्नी के केक सड़कों पर थोड़े प्रसिद्ध हो गए थे। एक दिन में 100 पैनकेक अब पर्याप्त नहीं थे, लेकिन सू जियाओक्सियाओ ने मात्रा नहीं बढ़ाई। इसके बजाय उसने 2 नए स्नैक्स, चेस्टनट केक और अंडे की जर्दी पेस्ट्री शामिल की। हर बार वे 2 घंटे से भी कम समय में बिक जाते थे। मैनेजर सन कई बार उसकी तलाश में आया, उसका फॉर्मूला खरीदना चाहता था, लेकिन सू जियाओक्सियाओ सहमत नहीं हुआ। अकादमी के ऑर्डर बढ़ रहे थे और ब्रेस्ड फूड व्यवसाय भी बढ़ रहा था। उसने सस्ती कीमत तय नहीं की, बल्कि अपना माल बेचा। इसके अलावा, क्योंकि ब्रेस्ड खाद्य व्यवसाय बहुत अच्छा था, कसाई का अपना पोर्क व्यवसाय भी समृद्ध हुआ। यह आज के लिए है। लुओ दाजुंग ने सू जियाओक्सियाओ को तांबे के सिक्कों की 2 माला सौंपी। सू जियाओक्सियाओ ने पैसे गिने और सू एर्गो को दे दिए। लुओ दाजुंग ने कहा, बाजार जल्द ही बंद हो जाएगा। यह अगले साल 15 जनवरी के बाद ही खुल सकता है। प्राचीन चीनी नव वर्ष का माहौल उसके पिछले जीवन की तुलना में बहुत अधिक गहरा था। असल में, दिसंबर के मध्य में दुकानें और स्टॉल एक के बाद एक बंद होने लगे। उसने लुओ दाजुंग से कहा, अगले कुछ दिनों के लिए अपना काम खत्म करने के बाद, मैं 16 जनवरी को आऊंगी। लुओ दाजुंग कहना चाहते थे कि वह 16 जनवरी को ओपनिंग नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने छोटी मोटी लड़की की उम्मीद भरी निगाहों से मुलाकात की तो उन्होंने अपने शब्दों को निगल लिया। ठीक है। लुओ दाजुंग ने लापरवाही से सुअर के पेट का एक टुकड़ा उठाया। बाजार में ज्यादा ग्राहक नहीं बचे हैं। यह शायद नहीं बिकेगा। इसे वापस ले लो। यह उच्च श्रेणी का प्लम ब्लॉसम मांस था। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी, तो वह बिकती कैसे न? सू जियाओक्सियाओ ने उसे उजागर नहीं किया। उसने पोर्क बेली स्वीकार की और उसे स्नैक्स का एक बैग दिया। यह प्लम ब्लॉसम मीट के रिटर्न गिफ्ट के रूप में नहीं था। उसने इसे पहले ही तैयार कर लिया था। लोगों के बीच बातचीत बहुत रहस्यमय थी। कुछ ने लाभ के कारण सहयोग किया, जबकि अन्य ने अपनी अनुकूल प्रकृति के कारण। मैं पहले निकलूंगा।
सू जियाओक्सियाओ ने उसे विदाई दी। लुओ दाजुन ने अपना मुंह खोला और अंततः उसे रोकने का फैसला किया। यदि मैं आपके साथ लाभ साझा करने का विकल्प नहीं चुनता तो आप मुझे किस प्रकार की आपूर्ति कीमत देते? हाँ, सू जियाओक्सियाओ ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा। प्रत्येक बिल्ली के पास मौजूदा कीमत से 5 तांबे के सिक्के कम होने चाहिए। क्या यह वह न्यूनतम आपूर्ति मूल्य है जिसका आपने उल्लेख किया है? यह केवल 5 सेंट कम है। छोटी लड़की का अधिकांश ब्रेस्ड भोजन 40 तांबे के सिक्के प्रति बिल्ली के हिसाब से बेचा जाता था। यदि वह इसे 20-80 तक विभाजित करता तो उसे 8 तांबे के सिक्के मिल सकते थे। सबसे सस्ता मांस 30 तांबे के सिक्के प्रति बिल्ली था। यदि उसे 6 तांबे के सिक्के देने पड़ते तो इसकी कीमत 5 तांबे के सिक्कों से अधिक होती। लुओ दजून खुश था। सौभाग्य से मैंने लाभ को विभाजित करने का निर्णय लिया। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। हाँ, तुम बहुत होशियार हो। दरअसल ऐसा नहीं था कि लुओ दाजुन स्मार्ट था। सू जियाओक्सियाओ ने उसे सफेद झूठ बताया था। वास्तविक आपूर्ति मूल्य विक्रय मूल्य का केवल आधा था। सू जियाओक्सियाओ ने उसे यह न बताने का कारण यह बताया कि इससे मदद नहीं मिलेगी। इससे उसका पछतावा और बढ़ जाएगा। आखिरकार अल्पावधि में सहयोग करने के तरीके को बदलना उसके लिए असंभव था। जब सहयोग की बात आई तो पछताना बेकार था। यदि वह ऐसी भावनाएं रखता है जो उसे नहीं करनी चाहिए तो समय के साथ असहमति और संघर्ष अपरिहार्य हो जाएंगे। उसने देखा कि व्यवसाय अब अच्छा है और वह आश्वस्त होना चाहता था कि उसे इसका पछतावा नहीं होगा, इसलिए उसने उसे यह आश्वासन दिया। सू जियाओक्सियाओ ने बिल एकत्र किया और सबसे अंत में अकादमी गया। कुछ देर तक उसके साथ बातचीत करने के बाद सू जियाओक्सियाओ ने पहले ही उस आदमी से अपना उपनाम जान लिया था। वो उसे यंग मास्टर जियांग कहती थी। आपके फेफड़ों की आवाज चली गई है। आप ठीक हो रहे हैं। सू जियाओक्सियाओ ने अपने कान से स्टेथोस्कोप उतार लिया। आपको कोई और इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। आपको बस दवा लेनी होगी। वो जलसेक को छिपा नहीं सकी। आखिरकार मरीज का हर बार बेहोश रहना असंभव था। उन्होंने सू जियाओक्सियाओ से उनके चिकित्सा कौशल के बारे में पूछा था। सू जियाओक्सियाओ ने केवल इतना कहा कि यह उसके गुरु से पारित हुआ था, इसलिए उसके लिए कुछ भी कहना सुविधाजनक नहीं था। दुनिया बड़ी थी और वहां हमेशा विशेषज्ञ और साधु रहते थे। चाहे वह उस पर विश्वास करे या न करे, वह अपनी कहानी पर कायम रहेगी। सौभाग्य से उसके बाद उन्होंने उसके चिकित्सा कौशल पर सवाल नहीं उठाया। युवा मास्टर जियांग गर्मजोशी से मुस्कुराए। इस बार यह सब मिस सू के लिए धन्यवाद है। यदि मिस सू के चिकित्सा कौशल नहीं होते तो मुझे डर है कि मैं मर गई होती। सू जियाओक्सियाओ ने विनम्रता से कहा, नहीं, भगवान अच्छे लोगों की मदद करता है। युवा मास्टर जियांग ने कहा, क्या मिस सू अभी भी कल आ रही है? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, मैं कल नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें एक नुस्खा दूंगा। मैं 3 दिन में तुम्हारी जांच करने के लिए वापस आऊंगा। अब उन्हें पश्चिमी चिकित्सा लेने की आवश्यकता नहीं रही। इसके बजाय सू जियाओक्सियाओ ने अपनी श्वास और खांसी को शांत करने, अपने रक्तसार की मरम्मत करने, अपने शरीर को पोषण देने और अपनी नींव को स्थिर करने के लिए चीनी दवा का उपयोग किया। यह इस तरह से बेहतर था। मैं देख रहा हूं। युवा मास्टर जियांग ने अफसोस के साथ आह भरी। क्या गलत? 3 दिनों में? मुझे नहीं पता कि मैं अभी भी खुबानी शहर में रहूंगा या नहीं। क्या आप जा रहे हैं? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा। युवा मास्टर जियांग चुप थे। सू जियाओक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। यह सच है। आप स्थानीय नहीं लगते। युवा मास्टर जियांग ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं राजधानी से हूं। दरवाजे पर जिंग यी ने भौहें चढ़ा ली और अपने चचेरे भाई द्वारा उसकी पृष्ठभूमि का खुलासा करने से सहमत नहीं हुआ। सू जियाओक्सियाओ ने अपनी बादाम के आकार की आंखें चौड़ी कर ली। राजधानी? मैं अपने जीवन में वहां कभी नहीं गया। राजधानी कैसी है? युवा मास्टर जियांग मंद मंद मुस्कुराए। यह बड़ा और समृद्ध है। यहाँ कई दुकानें हैं और सड़कें बहुत चौड़ी हैं। यहाँ ताज़ा और दिलचस्प लोग और चीजें हैं, साथ ही गंदी चीजें भी हैं। सू जियाओक्सियाओ ने सोच समझकर कहा, यह एक जटिल जगह लगती है। युवा मास्टर जियांग ने अपने बगल वाली छोटी मोटी लड़की को गर्मजोशी से देखा। मिस सू, क्या आप राजधानी जाने में रुचि रखती हैं? जिंग यी की सुंदर भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। उसके चचेरे भाई का क्या मतलब था? क्या वह उसे वापस राजधानी ले जाना चाहता था? सू जियाओक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया। अभी के लिए नहीं। वह अभी भी अपनी जरूरतें निपटाने के चरण में थी। उसके पास इंपीरियल सिटी जाने के लिए पैसे और पूंजी कैसे हो सकती थी? राजधानी बहुत दूर होनी चाहिए, ठीक है। आपकी वर्तमान स्थिति के साथ यह आपके लिए यात्रा करने के लिए उपयुक्त नहीं है।
यदि संभव हो तो मुझे आशा है कि आप यात्रा से पहले पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ये सच था। उनकी बुनियाद आम लोगों की तुलना में कमजोर थी। इतना ही नहीं, वयस्कों में निमोनिया कोई मामूली बीमारी नहीं थी। युवा मास्टर जियांग मुस्कुराए। चूंकि मिस सू ने ऐसा कहा है, अगर मैं कुछ और दिन रुकूं तो यह ठीक है। जिंग यी की अभिव्यक्ति जटिल थी। यह सर्वोत्तम के लिए है। सू जियाओक्सियाओ ने उसे एक नुस्खा सौंपा। आप इस नुस्खे के अनुसार जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए स्प्रिंग विलो लेन में फिजिशियन फू के घर जा सकते हैं। उनकी जड़ी बूटियों की गुणवत्ता अच्छी है और मूल्य गुणवत्ता अनुपात अधिक है। वो ईमानदार है। ठीक है। युवा मास्टर जियांग ने उस पर लिखे शब्दों को खोलकर देखा। मिस सू, क्या आपने यह नुस्खा स्वयं लिखा है? सू जियाओक्सियाओ ने सख्ती से कहा, बेशक मैंने इसे लिखा है। क्यों? क्या आपको लगता है कि मैं लिखना नहीं जानता? युवा मास्टर जियांग मुस्कुराए। नहीं, यह मिस सू की लिखावट है। मैं बहुत आश्चर्यचकित था। सू जियाओक्सियाओ ने अपने होंठ मोड़े। बस इतना ही वह आदमी कर सकता था। युवा मास्टर जियांग ने कहा, चांगपिंग, जाओ परामर्श शुल्क ले आओ। हाँ, चांगपिंग सहमत हुए। वो सू जियाओक्सियाओ को पसंद नहीं करता था और चलते समय उसे घूरता रहता था। सू जियाओक्सियाओ को एक छोटे से परिचारक की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सू जियाओक्सियाओ ने यंग मास्टर जियांग की ओर देखा और कहा, आपसे बात करना काफी आसान है, आपके बर्फीले चेहरे वाले भाई के विपरीत। वह वैसा ही है जैसा मैं किसी को जानता हूँ। उसका चेहरा हमेशा ठंडा रहता है, जैसे कि किसी ने उससे पैसे उधार लिए हों। जिंग ही का चेहरा कोयले की तरह काला था। सू जियाओक्सियाओ को नहीं पता था कि जिंग ही दरवाजे पर है। युवा मास्टर जियांग ने दरवाजे की ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ, जिंगी का स्वभाव बुरा है। मैं बाद में उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगा। सू जियाओक्सियाओ ने जल्दी से अपना गोल मटोल हाथ लहराया। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आखिरकार वो तुम्हारा चचेरा भाई है। मेरे जैसे बाहरी व्यक्ति के कारण अपने भाई को दुखी मत करो। वह मेरे लिए थोड़ा ठंडा है, लेकिन वह तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। सू जियाओक्सियाओ के चले जाने के बाद जिंग ही अंदर चला गया। चचेरे भाई, क्या तुम सचमुच राजधानी लौटने की योजना नहीं बना रहे हो? युवा मास्टर जियांग ने कुछ नहीं कहा और केवल जिंगई को एक गुप्त पत्र सौंपा। जिंगई ने इसे खोलने के बाद उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह वास्तव में, युवा मास्टर जियांग ने कहा, जिन लोगों को हमने बाहर भेजा था वे सभी विफल हो गए। मिशन पूरा होने से पहले हम वापस नहीं लौट सकते। और स्वस्थ होना एक अत्यंत उपयुक्त कारण है। इससे राजधानी पर संदेह पैदा नहीं होगा। जिंग यी झिझके। युवा मास्टर जियांग ने पूछा, क्या गलत है? जिंग यी ने स्पष्ट रूप से कहा, आपने उसे कुछ ज्यादा ही बता दिया। युवा मास्टर जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप यह बता रहे हैं कि मैंने उसे कैसे बताया कि मैं राजधानी से हूं? अगर वह जानबूझकर मुझसे संपर्क करती तो उसकी अभिव्यक्ति इतनी स्वाभाविक नहीं होती जब मैंने कहा कि मैं राजधानी से हूं। जिंग यी प्रबुद्ध था, तो चचेरा भाई उसका परीक्षण कर रहा था। युवा मास्टर जियांग ने सू जियाओक्सियाओ द्वारा छोड़े गए नुस्खे को धीरे से रगड़ा। उसकी चिकित्सा कुशलताएं बहुत संदिग्ध हैं। उस समय चाची भी दुर्भाग्य से फेफड़ों की बीमारी से संक्रमित थी। उपचार की प्रक्रिया मेरी तुलना में बहुत लंबी और अधिक खतरनाक थी। हालांकि देखने से लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। उसे मुझसे संपर्क करने के लिए किसी भी गुट द्वारा नहीं भेजा गया था। वो सिर्फ एक छोटी लड़की थी जिसे एक विशेषज्ञ से मार्गदर्शन मिला था। यह एक युवा महिला है। वह शादीशुदा है, जिंग ही ने सुधार किया। युवा मास्टर जियांग ने आश्चर्य से भौहें चढ़ा ली। वह बूढ़ी नहीं है, लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा है। जिंग वाई ने उत्तर दिया, हे, न केवल वह शादीशुदा है, बल्कि उसके 3 बच्चे भी हैं। सू जियाओक्सियाओ शेन चुवान को खोजने के लिए सामने वाले कमरे में गया। शेन चुवान ने उसे हमेशा की तरह आरक्षित किए गए स्नैक्स की सूची सौंपी। सू जियाओक्सियाओ ने सूची ली और उसे 3 टन चांदी दी। यह किस लिए है? शेन चुवान ने पूछा। एक आयोग, सू जियाओक्सियाओ ने कहा। शेन चुवान को समझ नहीं आया। कौन सा कमीशन? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, इसका मतलब है कि मैं आपको बिना कुछ लिए मदद नहीं करने दे सकता। बस इसे पारिश्रमिक के रूप में माने। आपने मुझे स्नैक्स बुक करने और यंग मास्टर जियांग की दवा का ख्याल रखने में मदद की। मुझे आपको ठीक से धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला। शेन चुवान ने अपना हाथ लहराया। यह कुछ भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो पैसे के लिए काम करता है? इसके अलावा मेरे पिता यंग मास्टर के सामने बार बार मेरा चेहरा दिखाने के लिए मेरा इंतजार नहीं कर सकते। मुझे यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देना होगा। इस बार आपने यंग मास्टर की बीमारी ठीक कर दी।
मेरे पिता आपके प्रति बहुत आभारी हैं। वह ऐसा नहीं कहते। सू जियाओक्सियाओ ने विचार किया। वह युवा मास्टर शेन चुवान ने चारों ओर देखा और फुसफुसाया, उसकी पृष्ठभूमि एक शक्तिशाली है। आपको भी इसका एहसास है ना? दुर्भाग्य से मैंने कितना भी पूछा, मेरे पिता ने उसकी पहचान बताने से इनकार कर दिया। जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। जो जितना कम जानता हो उतना अच्छा है। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। ले लो, नहीं तो मैं तुमसे दोबारा मदद मांगने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। यह देखकर कि सू जियाओक्सियाओ कितना आग्रही था, शेन चुवान केवल इसे स्वीकार कर सका। हालांकि वह डीन का बेटा था, उसके पिता वास्तव में बहुत सख्त थे। उसके पास महीने में केवल 500 तांबे के सिक्के होते थे। एक टेल भी शामिल है जो उसकी मां ने उसे गुप्त रूप से दी थी। उसके पास महीने में एक टेल भी नहीं था। पैसा कमाने का एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। सू एर्गो ने अकादमी को सोने के लिए एक अच्छी जगह माना। वह एक कुर्सी पर गहरी नींद में सो रहा था। सू जियाओक्सियाओ ने अपने मूर्ख भाई को थपथपाकर जगाया। सू एर्गो ने अपनी लार पोंछी और चकित होकर पूछा, दीदी क्या सूची तैयार है? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, हम अब वापस जा सकते हैं। युवा मास्टर शेन, विदाई। अलविदा। शेन चुवान ने अचानक कुछ सोचा और सू जियाओक्सियाओ को रोक दिया। वैसे मिस सू, क्या आप चेन हायुवान नामक एक छात्र को जानती हैं? मैंने बूढ़े व्यक्ति से सुना है कि अकादमी के प्रवेश द्वार पर आप दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। वह जिस बूढ़े आदमी के बारे में बात कर रहा था वह बूढ़ा आदमी था जो सू एर्गो से एक पैनकेक लूटना चाहता था। सू जियाओक्सियाओ ने पूछा, क्या बात है? शेन चुवान ने कहा, अकादमी को शहर में पढ़ने वाले कुछ छात्रों के लिए सिफारिशें करनी है। मेरे पिता चेन हायुवान और दूसरे छात्र के बीच एक को चुनने पर विचार कर रहे हैं। सू जियाओक्सियाओ नींद में डूबी सू एर्गो को अकादमी से बाहर ले आया। चेन हायुवान सामने की किताबों की दुकान से बाहर निकला ही था और उसने अकादमी के प्रवेश द्वार पर भाई बहनों को देखा। उसने अपनी आंखों में घृणा का भाव लिए बुरी तरह भौहें सिकोड़ ली। उसके सहपाठी ने उसकी निगाहों का पीछा किया। अरे, क्या वे भाई बहन स्नैक्स नहीं बेच रहे हैं? हाल ही में अकादमी में कई लोगों ने अपने स्नैक्स आरक्षित किए हैं। मैंने भी उन्हें एक बार खाया है। इसका स्वाद जिंजी से कमतर नहीं है और यह उससे भी सस्ता है। भाई चेन, क्या आप भी स्नैक्स खरीदना चाहते हैं? नहीं, चेन हायुवान ने उदासीनता से कहा। वह पहले से ही जानता था कि सू जियाओक्सियाओ अकादमी में स्नैक्स बेचने आया था। किसान, मजदूर और व्यापारी की स्थिति बहुत नीची थी। चेन हायुवान ने तांबे की गंध वाले विक्रेताओं को हेय दृष्टि से देखा। इसके अलावा भाई बहनों की वह जोड़ी क्या कर सकती थी? क्या उनके स्नैक्स जिंजी से बेहतर थे? अफवाह फैलाने वाला कौन था? चेन हायुवान ने चेतावनी दी, भविष्य में उससे कुछ भी न खरीदें। सावधान रहें कि कुछ भी खराब न खाएं। उसके सहपाठी ने कहा, नहीं, वे जो स्नैक्स बेचते हैं वे सिर्फ स्वादिष्ट नहीं होते। वे विशेष रूप से पेट भरने वाले होते हैं। चेन हायुवान ने शांति से कहा, मैं बता सकता हूं कि आपने कभी अच्छा खाना नहीं खाया है। संयोगवश डीन शेन अध्ययन से नीचे आए। वह अभी दूसरी मंजिल पर था, इसलिए छात्र आमतौर पर ऊपर नहीं जा सकते थे। डीन। उनके सहपाठी ने सबसे पहले डीन शेन को देखा और तुरंत झुकने के लिए मुड़े। चेन हायुवान ने तुरंत खुद को संभाला और सम्मानपूर्वक झुकने के लिए पीछे मुड़ा। डीन, आप उनके दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? डीन शेन ने पूछा। सहपाठी ने उत्तर दिया, हम बस भाई बहनों को नाश्ता बेचते हुए देख रहे थे। वह यह नहीं कह सकता था कि वे उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बात कर रहे थे। डीन शेन ने सू जियाओक्सियाओ और सू एर्गो को देखा, जो धीरे धीरे दूर जा रहे थे, और पूछा, क्या आप उन्हें जानते हैं? उसके सहपाठी ने सिर हिलाया। वास्तव में नहीं, मैंने केवल उनके द्वारा बेचे जाने वाले पत्नी केक ही खाए हैं। डीन शेन की नजर चेन हायुवान के चेहरे पर पड़ी। चेन हायुवान ने खुद को संभाला और गंभीरता से कहा, मुझे भी नहीं पता। डीन शेन प्रांगण में लौटे और सबसे पहले यंग मास्टर जियांग से मिले, जो अभी अभी एक गंभीर बीमारी से उबरे थे। जब उन्हें पता चला कि उन्हें अभी भी कुछ समय के लिए अकादमी में स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है, तो डीन शेन ने कहा कि यह उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने तुरंत नौकरों को नए साल का सामान तैयार करने का निर्देश दिया। इस बार यंग मास्टर की वजह से नया साल अलग होगा। पापा। जैसे ही डीन शेन अध्ययन से बाहर निकले, उनकी मुलाकात मुस्कुराते हुए शेन चुवान से हुई। डीन शेन ने किसी के पैरों पर कीचड़ और बर्फ को देखा और ठंड से कहा, आप कहाँ गए थे? शेन चुवान ने कहा, नहीं, मैं पढ़ाई से थक गया था और इधर उधर टहल रहा था। मुझे पता है कि अगले साल क्या करना है। डीन शेन समझ नहीं सके। क्या एक विद्वान को कर्तव्यनिष्ठ और एकाग्रचित्त नहीं होना चाहिए?
उसका बेटा बंदर की तरह हर दिन बाहर क्यों भाग रहा था? यदि यह तथ्य न होता कि उसके बेटे ने अपनी शिक्षा में कुछ परिणाम प्राप्त कर लिए होते, तो उसने उसे बांध दिया होता और उसकी पिटाई कर दी होती। शेन चुवान रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। पिताजी, मैं आपको कुछ समाचार बताऊं। डीन शेन उनकी अशोभनीय उपस्थिति से नाराज थे। उसने उसका पीछा ही नहीं किया। डीन शेन ने कठोरता से कहा, बोलो। शेन चुवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अकादमी की कक्षा ए से चेन हायुआन मिस्सू की चचेरी बहन है। क्या आप प्रीफेक्चर शहर में उसकी सिफारिश करने पर विचार करना चाहते हैं? डीन शेन भड़क गए। क्या आप कह रहे हैं कि वह मिस सू का चचेरा भाई है? C48 सू जियाओक्सियाओ और सू इर्गो बाजार के पास एक खाद्य दुकान में गए। रास्ते में सू इर्गो ने उत्साह से अपनी बहन से पूछा, दीदी, हम और कितने दिनों तक पेस्ट्री बेचेंगे? अधिकतम 3 दिन, सू जियाओक्सियाओ ने कहा। जैसे जैसे नया साल करीब आया, शहर में ग्राहक कम होते गए। उनके व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मुख्य कारण यह था कि बहुत से ग्राहक वापस आ रहे थे। हर कोई नए साल का कुछ सामान रखने की सोच रहा था। एक बार नया साल बीत गया, लगभग कोई भी खरीदारी करने के लिए बाहर नहीं आया। केवल 3 दिन। सू इर्गो निराश थी। सू जियाओक्सियाओ ने उसे आश्चर्य से देखा। आपको पैनकेक बेचना बहुत पसंद है? हाँ, सू इर्गो ने सिर हिलाया। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, यह ठंडा और जमा देने वाला है और आपको बताया जा रहा है कि क्या करना है। क्या आप थका हुआ और परेशान महसूस नहीं करते? गर्मियों में गर्मी होती है और आपको लू लग सकती है। क्या आपको नहीं लगता कि घर पर पड़े रहना बेहतर है? सू इर्गो ने अपना सिर हिलाया। लेकिन अगर मैं घर पर पड़ा रहूंगा तो भूखा रहूंगा। सू जियाओक्सियाओ ने आह भरी और उसके सिर के पिछले हिस्से को छुआ। मैं तुम्हें दोबारा भूखा नहीं सोने दूंगा। नए उत्पाद के लॉन्च के साथ उन्हें अधिक से अधिक सामग्री की आवश्यकता थी। कल उसने 20 पाउंड ग्लूटेनस चावल नूडल्स, 30 पाउंड सफेद चीनी, 50 पाउंड आटा और 100 बत्तख अंडे का ऑर्डर दिया। जर्दी पेस्ट्री के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नमकीन अंडे की जर्दी को उसके द्वारा मैरिनेट किया गया था। वह नहीं जानती थी कि राजधानी में नमकीन बत्तख के अंडे बेचे जाते हैं या नहीं, लेकिन शहर में कोई नहीं था। जैसे ही अंडे की जर्दी वाली पेस्ट्री बाहर आई, यह तुरंत हर किसी की पसंदीदा बन गई। हालांकि, क्योंकि नमकीन अंडे की जर्दी पेस्ट्री की कीमत बहुत अधिक थी, इसे 25 तांबे के सिक्कों में बेचा गया था। छात्र उन्हें 23 तांबे के सिक्कों के लिए आरक्षित कर सकते थे। यह कीमत अभी भी जिंजी के स्नैक्स से सस्ती थी, इसलिए वे बहुत अच्छी तरह से बिके। वे दोनों अनाज की दुकान पर पहुंचे और अप्रत्याशित रूप से आंटी हुआंग से मिले। जब से लिटिल सू के घर में उसकी उपेक्षा हुई, मैडम हुआंग को फैट लास सू से नफरत हो गई थी। वह सोच रही थी कि उस तक कैसे वापस पहुंचा जाए, लेकिन संयोग से, यह लानत मलामत करने वाला लड़का उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैं सोच रहा था कि यह कौन था। क्या यह छोटा सा हृदयहीन कृतघ्न नहीं है? मैडम हुआंग के व्यंग्यात्मक शब्द सुनकर सू जियाओक्सियाओ हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आप किस पर हंस रहे हो? मैडम हुआंग ने गहरे भाव से कहा। सू जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। मैं आप पर हंस रहा हूं कि अगर आप बोलना नहीं जानते तो कुछ भी नहीं कहते, ताकि आप अपने बेटे को शर्मिंदा न करें। मैडम हुआंग गुस्से में वापस गिर गईं। आप? सू जियाओक्सियाओ ने स्पष्ट रूप से कहा, मेरे बारे में क्या? सबसे पहले, चाची ने मुझे जन्म नहीं दिया, और दूसरी बात, आपने मुझे बड़ा नहीं किया। मैं कृतघ्न क्यों बन गया? यदि आप वास्तव में मुझे कृतघ्न कहना चाहते हैं, तो क्या आप एक कृतघ्न की तरह नहीं हैं, जिसने मेरी मृत चाची का खून, पसीना और चांदी चूस ली और उसके बच्चों के साथ कठोर व्यवहार किया? मैडम हुआंग ने बहुत पहले ही इस लड़की की तीखी जुबान सीख ली थी, लेकिन उसे फिर से बोलते हुए सुनना अभी भी क्रोधित था। उसने सू जियाओक्सियाओ की नाक की ओर इशारा किया। तुम शापित लड़की, इतना घमंडी मत बनो। तुम्हारा चचेरा भाई पढ़ने के लिए शहर जा रहा है। जब वह उच्च विद्वान बन जाएगा, तो तुम देखोगे। यदि वह काउंटी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता, तो उसे काउंटी मजिस्ट्रेट के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ते। यदि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तो वह और अधिक गौरवान्वित होगा। यह सोचकर मैडम हुआन को अंततः बेहतर महसूस हुआ। उसने अपनी पीठ सीधी की और कहा, अभागी लड़की, बस तुम रुको। सबसे पहले तुम्हारा चचेरा भाई तुम्हें शहर से बाहर खदेड़ देगा। उसे शहर से बाहर भगाना कितना अहंकारी है। हालांकि, उच्च विद्वान वास्तव में इस राजवंश में बहुत दुर्लभ थे, खासकर ऐसे सुदूर शहर में। यह एक दुर्लभ अस्तित्व था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उच्च विद्वान वह व्यक्ति है जो ड्रैगन में बदल गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि चेन हायुआन सचमुच ऐसा कर सके?
जब मैडम हुआंग ने सू जियाओक्सियाओ को गहरी सोच में देखा तो उसने सोचा कि उसे दोषी और डर महसूस हुआ होगा। मैडम हुआंग को बहुत गर्व था। चूंकि सू जियाओक्सियाओ ने उसे नाराज कर दिया था, इसलिए वह उसे यह देखने देती थी कि वह कितनी शक्तिशाली है। लड़की, अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। भले ही तुम घुटने टेक कर मुझसे विनती करो, मैं इरलान के साथ तुम्हारी शादी के लिए सहमत नहीं हो सकता। सू जियाओक्सियाओ अविश्वसनीय था। कौन उनकी बहू बनना चाहती थी? क्या वेई टिंग अब सुंदर नहीं रहे? या वेई टिंग की कमर अच्छी नहीं थी? हालांकि मैडम हुआंग एक बात में सही थी। चेन हायुआन के उच्च विद्वान बनने के बाद लिटिल सू के परिवार का जीवन निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। मैडम हुआंग ने दुकान के मालिक से कहा, उसके साथ व्यापार मत करो। भविष्य में जब मेरा बेटा हाई स्कॉलर बन जाएगा तो वह खरीदारी करने के लिए आपकी दुकान पर आएगा। इसके साथ ही वह विजयी होकर चली गई। सू एर्गो ने खर्राटा लिया। आपने इसे अभी तक हासिल नहीं किया है, लेकिन आप पहले से ही लोगों को आदेश दे रहे हैं। बॉस, यहाँ। उसने पैसों का थैला बॉस को सौंप दिया। अप्रत्याशित रूप से बॉस ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या गलत? सू एर्गो ने पूछा। बॉस की आंखें चमक उठी और उसने हकलाते हुए कहा, हाँ, तुम लोग पैसे वापस ले लो। अब आटा नहीं है। यह बिक चुका है। वहां कोई क्यों नहीं है? सू जियाओक्सियाओ ने पूछा। बॉस ने कहा, यह आज सुबह बिक गया। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, मैंने इसे कल आरक्षित किया था। आपको पहले इसे मुझे बेचना चाहिए। मैं। सू जियाओक्सियाओ की नजर से बॉस घबरा गया। वह घूमा और खाने का थैला ठीक किया। वैसे भी इसे कहीं और खरीदने जाओ। मेरे पास यह यहाँ नहीं है। सू एर्गो ने गुस्से में कहा, अरे, व्यवसाय करते समय आपको ईमानदार रहना होगा। आपने वह आटा नहीं बेचा जिस पर हम सहमत थे। आप क्या चाहते हैं कि हम पैनकेक बनाएं? मुझे मत बताएं कि आप वास्तव में उस पर विश्वास करते हैं। उसका बेटा केवल एक विद्वान है। कौन जानता है कि वह रैंकिंग हासिल कर सकता है? बॉस ने अजीब ढंग से कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मिस, इसे कहीं और खरीदो। आप इसे भूल जाओ एर्गो, चलो चलते हैं। सू जियाओक्सियाओ सू एर्गो को दुकान से बाहर ले आया। सू एर्गो ने कड़वाहट से कहा, दीदी, आप मुझे क्यों रोक रही है? वह एक पुरुष है। वह एक महिला से कैसे डर सकता है? यह मैडम हुआंग नहीं है, सू जियाओक्सियाओ ने कहा। सू एर्गो ने सू जियाओक्सियाओ के पते में बदलाव को बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया और बेहद सहज महसूस किया। सू एर्गो ने उत्सुकता से पूछा, अगर यह वह नहीं है तो क्या हो रहा है? दुकानदार अपनी बात से मुकर क्यों गया और हमें इसे क्यों नहीं बेचा? सू जियाओक्सियाओ को अंदाजा था। उसने एक पल सोचा और कहा, चलो दूसरी दुकान से पूछते हैं। बाजार में मूल रूप से आटा बेचने वाले कई स्टॉल थे। वे सभी विभिन्न गांवों के ग्रामीण थे। यह लगभग नया साल था, इसलिए उन्होंने अब स्टॉल नहीं लगाए। सू जियाओक्सियाओ उन्हें खरीदने आया था। सू जियाओक्सियाओ को याद आया कि पास में दो और लोग थे। हालांकि जब वे इसे खरीदने आए तो सभी ने कहा कि यह बिक गया है। क्या वह मैदा का थैला नहीं है? सू एर्गो ने काउंटर के सामने आटे के बैग की ओर इशारा किया। इस दुकान के मालिक ने अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, वह किसी और ने आरक्षित किया था। पैसे का भुगतान कर दिया गया है। इस बारे में क्या? सू एर्गो को चावल के जार के पीछे सफेद आटे का एक और बैग मिला। आप इसे क्यों छिपा रहे हैं? बॉस की मुस्कान कठोर थी। यह घर पर खाने के लिए है। यह लगभग नया साल है। वे दोनों तीसरी दुकान से बाहर आए। सू एर्गो अंततः पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, दीदी, क्या हो रहा है? पहले आटा खरीदना इतना मुश्किल नहीं था। यह अकाल का वर्ष नहीं था। भोजन की कीमत स्थिर थी, इसलिए आपूर्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा चावल और गेहूं की कोई कमी नहीं थी, केवल आटा उपलब्ध नहीं था। यह सचमुच अजीब था। सू एर्गो ने कहा, मुझे अब याद है। पश्चिम में चावल और नूडल्स बेचने वाली एक दुकान भी है, लेकिन वह थोड़ी दूर है। बहन, यही मेरा इंतजार करो। मैं इसे खरीद लूंगा। उसने अपनी टोकरी उठाई और जाने ही वाला था। सू जियाओक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं। कोई भी इसे हमें नहीं बेचेगा। सू एर्गो स्तब्ध रह गया। क्यों? सू जियाओक्सियाओ ने आगे देखा और शांति से कहा, हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा है और कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी है। क्या हम सिर्फ अपना व्यवसाय नहीं कर रहे हैं? हम किसे अपमानित कर रहे हैं? यो, मिस सू, लिटिल ब्रदर सू, क्या संयोग है? आगे सड़क पर मैनेजर सन इत्मीनान से गाड़ी से उतरे और मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर बढ़े। उसने भाई बहनों की ओर देखा, जो सनी के सूती कपड़े पहने हुए थे और ठंडी हवा में खाली हाथ थे, और उसकी आंखों में मुस्कान गहरी हो गई। क्या आप लोग भी यहाँ चीजें खरीदने आए हैं?
लगता है आपने कुछ भी नहीं खरीदा है। क्या यह लगभग नया साल है और दुकानों में सामान खत्म हो गया है? तुम्हें इससे क्या मतलब? सु एर्गो ने गुस्से से पूछा। मैनेजर सन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई सु, इतना गुस्सा मत होइए। हम सभी व्यवसायी हैं। सद्भाव से धन आता है। सु एर्गो ने नाखुश होकर कहा, कौन आपके साथ पैसा कमाना चाहता है? मैनेजर सन ने सु जियाओक्सियाओ की ओर देखा। अपने क्रोधित भाई की तुलना में गांव की यह छोटी मोटी लड़की बहुत शांत थी। उसे देखकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे कि उसे उम्मीद थी कि वह किसी भी समय यहां दिखाई देगा। मिस सु, आप क्या खरीदना चाहती हैं? यदि आप इसे नहीं खरीद सकते तो मुझे बताएं। मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। मैनेजर सन ने सही कहा। सु जियाओक्सियाओ ने शांति से कहा, क्या आप कुछ ज्यादा ही बेशर्म नहीं है? आह, यह आप हैं। यह आप हैं। आपने दुकान को हमें आटा बेचने नहीं दिया। सु एर्गो ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैनेजर सन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। मूल रूप से केवल एक समान रूप से मिलान वाले प्रतिद्वंद्वी की सावधानीपूर्वक जांच करना उचित था। दो चींटियों से निपटते समय सावधान रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतीत में उन्होंने जिन जी की प्रतिष्ठा को संजोया था। इसके अलावा गांव की छोटी मोटी लड़की अपने ग्राहक को बचाने के लिए सुर्खियों में थी, इसलिए वह उसका फॉर्मूला खरीदना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से उसने बेरहमी से उसे अस्वीकार कर दिया। मैनेजर सन बता सकता था कि हालांकि सु एर्गो एक पुरुष था, लेकिन असली निर्णय लेने वाली यह छोटी मोटी गांव की लड़की थी। उसने सु जियाओक्सियाओ की ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। कुछ लोग एहसान की सराहना करना नहीं जानते और आसान रास्ता अपनाने से इनकार कर देते हैं। मिस सु, आप क्या सोचती हैं? सु जियाओक्सियाओ ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैनेजर सन ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और गर्व से कहा, जिन जी 21 साल से जिंगहुआ टाउन में है और उन्होंने अनगिनत साथियों को खो दिया है। इन दिनों व्यवसाय करना आसान है, लेकिन इसे बनाए रखना भी मुश्किल है। यह इस पर निर्भर करता है कि इसे कौन और कैसे करता है। उदाहरण के लिए, मिस सु, आपके पास कौशल है। दुर्भाग्य से आप सिर्फ एक गांव की लड़की हैं। सड़कों पर कोई भी आपको आसानी से कुचल सकता है। क्या आप मानते हैं कि मेरे एक शब्द के साथ कोई भी 100 मील के भीतर आपको आटा बेचने की हिम्मत नहीं करेगा? एक चतुर महिला नहीं कर सकती। चावल के बिना पकाओ, आटे के बिना आप किससे पैनकेक बना सकते हैं? सु एर्गो ने गुस्से में कहा, अरे, तुम बहुत शातिर हो। हमें अपने पैनकेक बेचने में क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारे ग्राहक हैं। तुम्हारा व्यवसाय अभी भी बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि तुम कम कमा रहे हो। वह सही भी था और गलत भी। हाँ, सु जियाओक्सियाओ का उत्पादन सीमित था और जिन जी की बिक्री वास्तव में अल्पावधि में ज्यादा प्रभावित नहीं हुई थी। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जिन जी की प्रतिष्ठा गिर रही थी। सु जियाओक्सियाओ द्वारा बेचे गए स्नैक्स खाने के बाद ग्राहकों को लगेगा कि जिन जी इस कीमत के लायक नहीं थे। आपने सिर्फ फॉर्मूले के लिए इतना कुछ किया। सु जियाओक्सियाओ ने ठीक ठाक ठान लिया। मैनेजर सन के विचार उजागर हो गए और उन्हें एक पल के लिए शर्मिंदा महसूस हुआ। मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूँ? मैं मिस सु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहता हूँ, लेकिन मिस सु ने मुझे कभी मौका नहीं दिया। अब जब बॉस ने कुछ खबर सुनी है तो मैं उसे यह नहीं समझा सकता। सु जियाओक्सियाओ ने कहा, मुझे जिन जी के आंतरिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि आप केवल फॉर्मूले के पीछे हैं। सु जियाओक्सियाओ रुका। मैनेजर सन ने मुस्कुराहट प्रकट की जो धीरे धीरे सफल हुई। तब मुझे तुम्हें निराश करना पड़ सकता है। मैनेजर सन को शक हुआ कि उसने गलत सुना है। लड़की ने क्या कहा? क्या वह उसे निराश करने वाली थी? अब जब बात यहां तक गई है तो क्या वह अब भी समझौता नहीं करने वाली है? उसने सु जियाओक्सियाओ को संदेह की दृष्टि से देखा। तुम्हारा मतलब है? सु एर्गो चिल्लाया, मेरी बहन का मतलब है कि हम फॉर्मूला नहीं बेचेंगे। मैनेजर सन ने सिर हिलाया। लड़की, तुम बहुत छोटी हो। मुझे डर है कि तुमने सिर्फ टोस्ट पीने के लिए मना करने के दुष्परिणामों का अनुभव नहीं किया है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि मैं बार बार तुम्हारे प्रति विनम्र रहा हूं, तुम सच में सोचती हो कि मुझमें गुस्सा नहीं है। सु जियाओक्सियाओ ने जब पहली बार बच्चे को बचाया तो उसे मैनेजर सन के गुस्से का एहसास हो चुका था। वह एक अच्छा इंसान नहीं था। उसकी नजर में केवल व्यवसाय था और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता था। उन्होंने वर्षों तक जिन जी के व्यवसाय में बहुत योगदान दिया था। उनमें प्रतिभा तो थी, लेकिन मानवता का अभाव था। सु एर्गो कुछ कदम आगे बढ़ी और सु जियाओक्सियाओ के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने मैनेजर सन से कहा, आप किसे डरा रहे हैं? अगर आप मेरी बहन के प्रति क्रूर बने रहे तो मैं आपकी पिटाई करूंगा।
छोटा भाई सू, आप किसे लिटिल ब्रदर कह रहे हैं? क्या लिटिल ब्रदर कुछ ऐसा है जिसे आप बुला सकते हैं? मेरी बहन ने कहा कि यह बिक्री के लिए नहीं है। भले ही आप 100 बार पूछें, फिर भी यह बिक्री के लिए नहीं है। मैनेजर सन की मुस्कान फिर ठंडी हो गई। मिस सू, क्या आप वाकई जिन जी के खिलाफ जाना चाहती हैं? सू जियाओक्सियाओ मंद मंद मुस्कुराया। तो मैनेजर सन की नजर में मैं, एक छोटे से गांव की लड़की, वास्तव में प्रतिष्ठित जिन जी के खिलाफ जाने के योग्य हूं। मैनेजर सन, क्या आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या अपना दर्जा कम कर रहे हैं? मैनेजर सन की अभिव्यक्ति ठिठक गई। वह ग्रामीण इलाकों से सिर्फ एक फेरीवाला थी। तार्किक रूप से कहें तो वह जिन जी की नजर में नहीं आएगी। एक खूंखार बाघ जमीन पर पड़ी चींटी की परवाह कैसे कर सकता है? लेकिन उसे परवाह थी। न केवल उसे परवाह थी, बल्कि यह उसके गले में मछली की हड्डी की तरह था। सू जियाओक्सियाओ ने उसकी ओर देखा। आपने इसे अभी स्वयं कहा। सद्भाव से पैसा बनता है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बेचने के लिए सहमत नहीं हुआ, और आप पहले से ही हमारे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन जी के लिए व्यापार आपसी सहमति के बारे में नहीं है, बल्कि बल के बारे में है? मैनेजर सन की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। यह लड़की इतनी तेज तर्रार थी कि वह उससे जीत नहीं सका। हालांकि वह आज उसके साथ तर्क करने के लिए यहाँ नहीं था। मैनेजर सन ने धीमी आवाज में कहा, लड़की, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम फॉर्मूला बेच रही हो या नहीं? सू जियाओक्सियाओ ने कहा, न तो दब्बू और न ही दबंग, नहीं। अगर आप मुझसे 100 बार भी पूछें तो भी मैं नहीं बेचूंगा। मैनेजर सन की आंखें ठंडी हो गईं। ऐसा लगता है कि आप अपने अंत तक चलने की योजना बना रहे हैं। सू एर्गो की वर्षों की लड़ाई से उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। आप क्या चाहते हैं? वह चिल्लाया। मैनेजर सन ने ठंडी सांस लेते हुए इशारा किया। 7-8 हटे कट्टे आदमी तुरंत गाड़ी द्वारा अवरुद्ध गली से बाहर निकल गए। वे सभी उग्र थे और ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी को पीट पीट कर मिट्टी में मिला देना चाहते हो। रविवार, क्या तुम लड़ना चाहते हो? वह यह जानता था। सू एर्गो ने अपनी आस्तीनें ऊपर कर ली। दीदी, मुझे करने दो, मैं बहुत दिनों से नहीं झड़ा हूं। मेरे हाथों में खुजली हो रही है। सू एर्गो एक सेकंड में सू परिवार का एक छोटा बदमाश बन गया। वहां कई दुश्मन थे और सू एर्गो के लिए उनका फायदा उठाना मुश्किल था। इसलिए सू एर्गो ने पहले सन पर कब्जा करने की योजना बनाई। हालांकि ऐसा लगा कि दूसरे पक्ष को उससे ऐसा करने की उम्मीद थी और वह उस पर झपट पड़ा। बिना किसी हरकत के उन सभी ने अपने शरीर को रेत के थैले की तरह इस्तेमाल किया और सू एर्गो पर दबाव डाला। सू एर्गो को जमीन पर दबा दिया गया था और वह हिल नहीं सकता था। उसने क्रोध से दांत पीस लिए। मुझे जाने दो, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे खुलकर लड़ो। सू एर्गो की युद्ध शक्ति उतनी कमजोर नहीं थी। हालांकि ऐसा तभी हुआ जब दोनों पक्ष निष्पक्ष रूप से लड़ रहे थे। लोगों का यह समूह बेशर्म था और उसने सू एर्गो को हमला करने का मौका नहीं दिया। उसके चेहरे का एक हिस्सा ठंडी बर्फ में दबा हुआ था। उसके दांत किटकिटा रहे थे और वह अनिच्छा से संघर्ष कर रहा था। हालांकि वह जितना अधिक संघर्ष करता था, मानव रेत की बोरियां उसके शरीर पर उतनी ही मजबूती से दबती जाती थी। इन दिनों यह एक अराजक दुनिया नहीं थी, लेकिन यह एक शांतिपूर्ण दुनिया भी नहीं थी जहां लोग रात में अपने दरवाजे बंद नहीं करते थे। कुछ साधनों और संदिग्ध तरीकों के बिना जिन जी शहर में सबसे शक्तिशाली कैसे बन सकते थे? सू जियाओक्सियाओ गुस्से में थी, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। वह शांत थी। वह इतनी शांत थी कि उसे ठंडक महसूस हो रही थी। किसी कारण से प्रबंधक सन, जो स्पष्ट रूप से स्थिति पर नियंत्रण में था, को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। मिस सू, वह बोला। सू जियाओक्सियाओ ने शांति से कहा, मेरे भाई को जाने दो और मैं तुम्हें फॉर्मूला बेच दूंगा। सू एर्गो चौंक गया। बहन, मैनेजर सन खिलखिलाकर मुस्कुराए। क्या यह ठीक नहीं होगा यदि आपने ऐसा पहले कहा? उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने उन हटे कट्टे लोगों की ओर उदासीनता से देखा जो सू एर्गो को दबा रहे थे। क्या मैंने आपसे लिटिल ब्रदर सू पर हमला करने के लिए कहा था? अय्यो, यह गलतफहमी है। आगे चल रहा हट्टा कट्टा आदमी सबसे पहले उठा और उसने अपने भाइयों को दूर धकेल दिया। उठो उठो उठो, सब लोग उठो। सू एर्गो के शरीर से मानव आकार के रेत के थैले उठ खड़े हुए। नेतृत्व में बैठे हटे कट्टे आदमी ने मुस्कुराते हुए सू एर्गो की ओर अपना हाथ बढ़ाया। छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? यह अभी एक गलतफहमी थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। सू एर्गो ने उसे उदासीनता से देखा और उसके हाथ को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह उठा और सू जियाओक्सियाओ के पास चला गया। बहन, इसे मत बेचो। मैनेजर सुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अय्या, ठंड है।
मिस सू, क्या हम गाड़ी में बात करें? सू जियाओक्सियाओ ने इनकार कर दिया। कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत मोटा हूँ। मुझे डर है कि आपकी गाड़ी मुझे जगह नहीं दे पाएगी। मैनेजर सन अवाक रह गया। प्रबंधक सन को पता था कि दूसरा पक्ष इस बात से नाराज था कि उसने उसके भाई को धमकाया था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर इस लड़की ने पहले उसकी बात मान ली होती तो किसी को तकलीफ नहीं होती। मैनेजर सन ने कहा, मिस सू। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, बकवास बंद करो। मैं तुम्हें फॉर्मूला बेच सकता हूं, लेकिन कीमत संतोषजनक होनी चाहिए। अन्यथा फॉर्मूला प्राप्त करने के बारे में सोचना भी मत। ऐसा लगता है कि मैनेजर सन ने कोई बहुत बड़ा चुटकुला सुना है और यहां तक उसने उसे संबोधित करने का तरीका भी बदल दिया है। लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मुझसे बातचीत करने के योग्य हो? सू जियाओक्सियाओ ने गंभीरता से कहा, मैनेजर सन, यह कोई शर्त नहीं है। यह मेरी अंतिम बात है। मैं अपने अनूठे फॉर्मूले को कम कीमत पर बेचने के बजाय अब से स्नैक व्यवसाय नहीं करना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि आप एक बेहतर खरीद सकते हैं, तो दिखावा करें कि मैंने कुछ नहीं कहा। 10 टेल्स, मैनेजर सन ने कहा। सू जियाओक्सियाओ ने उसकी ओर देखा। आप कौन सा फॉर्मूला खरीदना चाहते हैं? मैनेजर सन ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई। तीनों। वह वाइफ केक, चेस्टनट केक और अंडे की जर्दी पेस्ट्री की रेसिपी चाहता था। सू जियाओक्सियाओ ने कहा, 10 टेल्स। मैं इसे 10 दिनों में वापस कमा सकता हूं। क्या तुम बहुत बेशर्म नहीं हो रहे हो? 15 टेल। अब और नहीं। मैनेजर सन ने कहा, मिस सू, आपको याद न दिलाने के लिए मुझे दोष न दें। व्यवसाय न करने से बेहतर है कि आप व्यवसाय करें। आवेगी मत बनिए। आप जिद्दी बनकर अपना भविष्य बर्बाद कर देंगी। सू जियाओक्सियाओ को उसकी बातों से कोई खतरा नहीं हुआ और वह शांत रहा। क्या आपको लगता है कि अगर आप मेरा आटा काट देंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता? जब तक मैं गेहूं खरीद सकता हूं, मैं खुद आटा बना सकता हूं। या क्या आपको लगता है आपका जिन-जी इतना शक्तिशाली है कि आप शहर के सभी गेहूं को नियंत्रित कर सकते हैं? गेहूं पर नियंत्रण, यह कैसे संभव हुआ? जिन-जी ने जो सामग्री खरीदी वह आटा थी, गेहूं नहीं। अधिक से अधिक वे आटा आपूर्तिकर्ताओं को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन वे अपनी पहुंच उतनी दूर तक नहीं बढ़ा सके। मैनेजर सन ने नाक में दम कर दिया। लड़की, तुम इसे बहुत आसान बताती हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह इतना आसान है? सू जियाओक्सियाओ ने बिना जल्दबाजी के कहा, इसीलिए मैं यहां आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। यदि आप मुझे एक कोने में मजबूर करते हैं, तो मैं फॉर्मूला छोड़ने के बजाय थोड़ा कष्ट सहना, थकना या यहां तक कम बेचना पसंद करूंगा। यह छोटी मोटी गांव की लड़की। मैनेजर सन ने अपनी मुठियां भींच ली। अपनी कीमत बताएं। 20 टेल्स। सू जियाओक्सियाओ ने कहा। मैनेजर सन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। एक सूत्र, सू जियाओक्सियाओ ने जारी रखा। प्रबंधक सन की अभिव्यक्ति धूमिल हो गई। यदि एक सूत्र 20 था, तो क्या 3 सूत्र 60 नहीं होंगे? उस समय उन्होंने प्रीफेक्चर शहर से जो फॉर्मूला खरीदा था, वह कभी इतना महंगा नहीं था। मैनेजर सन ने गुस्से में कहा, 25 टेल, 3 नुस्खे। लड़की, अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। तो क्या हुआ अगर तुम आटा बना सकती हो? मेरे पास तुम्हारे व्यवसाय को जारी रखने में असमर्थ बनाने के कई तरीके हैं। 50 टेल्स। 30। सू जियाओक्सियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, 45। अगर इसमें एक तांबे का सिक्का कम होगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैनेजर सन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। यह देखकर कि स्थिति खराब थी, बगल के हटे कट्टे लोगों ने अपनी मुठियां रगड़ी और भाई बहनों को घेर लिया। मतलब साफ था, यदि वह अधिक अहंकारी होती तो उसे मुक्का खाना पड़ता। हालांकि सू जियाओक्सियाओ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और 45 टेल्स पर कायम रहे। यह मैनेजर सन की अपेक्षाओं से कम 25 टन अधिक था। मूल रूप से वह अपने साथ इतने सारे लोगों को इसलिए लाया था क्योंकि वह इसे खुलेआम छीनना चाहता था। उसने गुप्त धन के रूप में 20 टन चांदी दी। लेकिन ये भाई बहन वाकई सख्त थे। मैनेजर सन ने धमकी दी, लड़की, कृतघ्न मत बनो। सू जियाओक्सियाओ ने शांति से कहा, तो फिर चलो लड़ते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला प्राप्त करने के बारे में भूल सकते हैं। नेता ने अपनी मुठियां रगड़ी और चल दिया। मास्टर सन, इसे हम पर छोड़ दें। मैं आपके लिए सूत्र प्राप्त करने का वादा करता हूं। मैनेजर सन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और सू जियाओक्सियाओ से कहा, यह 45 टेल्स है। डील। 15 मिनट बाद भाई बहन चले गए। मैनेजर सन गाड़ी में बैठे और उस सूची को देखा जिसे सू जियाओक्सियाओ ने निर्देशित किया था और जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लिखा था। वह जानबूझकर मुस्कुराया। नेता ने बाहर खड़े होकर पर्दा खोला। मास्टर सन, क्या आपको यह मिल गया? मैनेजर सन ने अपने हाथ में मौजूद सूत्रों वाले कागज के टुकड़े को झाड़ा और गर्व से मुस्कुराया। अंततः मुझे यह मिल गया।
यह आसान नहीं था। हट्टा कट्टा आदमी मुस्कुराया और बोला, देखो तुम क्या कह रहे हो। वो सिर्फ ग्रामीण इलाके की एक लड़की है। उसे डराने के लिए बस अपनी उंगलियां हिलाने की बात है। अतीत में मास्टर सन उदार थे और उसके साथ गंभीर नहीं होते थे। आज हम भाइयों के साथ वह छोटी मोटी लड़की इतनी डर गई थी कि उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। सतही तौर पर वह मैनेजर सन की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह खुद की चापलूसी कर रहा था। मैनेजर सन एक बुरा लोमड़ी था। वह कैसे नहीं बता सका। वह आज अच्छे मूड में था और उसे परेशान नहीं किया जा सकता था। उस मोटे आदमी ने झिझकते हुए पूछा, मास्टर सन, क्या ये फॉर्मूले नकली हैं? मैनेजर सन ने उसे घूर कर देखा। आप क्या सोच रहे हैं? अगर उसने मुझे नकली नुस्खा देने की हिम्मत की तो मैं तुरंत उसके आटे की आपूर्ति काट दूंगा। बड़ा आदमी हंसा। आपकी बात में दम है। मैं इसके बारे में भूल गया था। उस लड़की में नकली फॉर्मूले से मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत नहीं है। मैनेजर सन ने फॉर्मूला हटा दिया। हालांकि शायद इसलिए कि उसे अपने अधीनस्थों द्वारा रोका गया था, उसे अचानक अजीब महसूस हुआ।